10 लाख 12 लाख एक लोग वो हैं जो नेट में हैं, उनमें से बहुत से लोग बदहार हैं। आप देते हैं, मैं देता हूँ, हमारे क्या हालात हैं। बॉल को अपने पास आने दें। एज ए ओपनर मैंने क्रिकेट खेली। अब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। जब मैंने ये गेम स्टार्ट की थी और मैंने 6 years old, सेंसर करना तो वो खुद करे ना, मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा मॉर्निंग शो दुनिया बोल है। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम खान और आज हमारी साथी मेज़बान जो है वो मौजूद नहीं है, पता कर लेंगे क्यों नहीं आए। लेकिन आज हफ्ते का आखिरी दिन है। उमूमन जुम्मे के रोज़ हमारी कोशिश ये होती है कि पूरे हफ्ते में जो कुछ भी हुआ है उसे सम अप करके आपके साथ शेयर करें और जितनी भी डेवलपमेंट्स कल की और आज की तारीख हुई हैं उनसे भी आपको आगाह करें। लेकिन सबसे पहले आज एक बड़ा दिन है जिसका जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है। कोट ऑफ द डे में भी हमने इसीलिए आज शामिल किया है। सिंध सूफिया और औलिया कराम की धरती है। सिंध के मशहूर सूफी बुजुर्ग शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का उर्स हर साल 14 सफर को भिट शाह में मनाया जाता है और इसी सिलसिले में सिंध भर में आज आम तातील का ऐलान भी किया गया है। आज प्रोग्राम की शुरुआत उन्हीं के अशार के साथ करते हैं। आप फरमाते हैं, तेरी ही ज़ात अव्वल व आखिर, तू ही कायम है और तू ही कदीम, तुझसे वाबस्ता हर तमन्ना है, तेरा ही आसरा है रब्बे करीम, है जितनी भी करें तेरी तौसीफ, तू ही आला है और तू ही अलीम। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की शायरी के मजमूए कलाम को शाह जो रिसाले के नाम से जाना जाता है। अल्लाह से मोहब्बत उनके कलाम में नुमाया है और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तालीमात का अहम नुक्ता है। हम उम्मीद करते हैं कि कौम जो है आज छुट्टी के दिन भी इन तालीमात पर अमल करने का आज अहद भी कर ले। चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। IMF की कड़ी शरायत, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल तारीख की पहली बार 300 रुपए से ऊपर की सतह पर चला गया है। 305 रुपए लीटर फरोख्त। हाई स्पीड डीजल 311 रुपए लीटर पर फरोख्त हो रहा है। पेट्रोल पर लेवी भी 5 रुपए बढ़ाई गई है। और बड़े टाकरे की बड़ी तैयारी, कौमी टीम की भारतीय हरीफों को पछाड़ने के लिए बहुत खूब तैयारियां जारी हैं। सूरमाओं के खिलाफ शाहीनों का पूरी ताकत से मैदान में उतरने का फैसला। टीम में किसी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। रात का होश ना दिन की फिक्र, स्केट्स पर खुंजराब से इस्लामाबाद तक का सफर। पाकिस्तानी नौजवान का अनोखा रिकॉर्ड बनाया गया है। स्केटिंग करते हुए कई किलोमीटर का सफर तय करने वाले बिलाल अखवानजादा से आज आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। और दरिया को कूजे में समाने की काविश, आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान थिएटर की दुनिया का सबसे बड़े इवेंट की मेजबानी को तैयार रहने का फैसला। बस थोड़ा सा इंतजार, पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 सितंबर से शुरू होगा। जी नाजरीन, तो ये थी आज की बड़ी खबर, इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं टॉप ट्रेंड्स की जानिब और देखते हैं ट्विटर क्या कह रहा है। हैशटैग लीडर हो तो नवाज जैसा, ये इस वक्त ट्रेंडिंग में शामिल है। काफ़ी सार्फिन जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं और कायदे अवाम मुस्लिम लीग नून के सदर मोहतरम नवाज शरीफ साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। पाक चीन दोस्ती हो या फिर मुल्की खुशहाली या तरक्की हो, हर सोशल मीडिया सार्फिन का यही कहना है कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान जल्द वापस आना चाहिए और जल्द अज जल्द इस मामले में उनके लिए कुछ रिलीफ करनी चाहिए। क्योंकि जब भी नवाज हुकूमत आई है या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बने हैं, अवाम को रिलीफ मिला है और अवाम इस वक्त चीख रही है, पुकार रही है कि उसे रिलीफ दिया जाए। कई चीज़ें हैं जो कि बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमत हो या IMF का मुआहदा हो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके ऊपर अवाम पे लागू की गई हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अवाम अपने मौसिन को पुकारे। अगला जो ट्रेंड है वो है हैशटैग पाक वर्सेस इंडिया, जो कि बनता भी है। पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया भी ट्रेंड में शामिल है क्योंकि ट्रेंड में दोनों मुल्कों के सार्फिन आमने सामने हैं, जबकि ट्रेंड में हर कोई अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट कर रहा है। एशिया कप में आज कोई मैच नहीं होगा, जबकि एशिया कप में पाक भारत टाकरा कल होगा। ट्रेंड में अब तक हजारों सार्फिन ट्वीट कर चुके हैं और ट्विटर के ऊपर अगर आप देखें
तो एक वॉर सी जो है वो चल पड़ी है। यहाँ से एक इंडियन ट्वीट करता है फैन, तो यहाँ से पाकिस्तानी फैन उसका जवाब देता है। और फैंस को तो छोड़िए, अब तो दोनों टीमों के एक साबिक कप्तान विराट कोहली और बाबर आजम भी आमने सामने आ गए हैं, लेकिन ये दोस्ताना मुकाबला हो रहा है उनका। खैर, बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। फी लीटर कीमत 305 रुपए 36 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। हाई स्पीड डीजल 18 रुपए 44 पैसे बढ़कर 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर हो गया है। पेट्रोल पर लेवी 5 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई है। इसी बढ़ती हुई बल्कि बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबसरे के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर तजज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब। उनको वेलकम करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर, ये IMF जो है, अब काकड़ साहब ने, हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बता दिया है कि IMF मानने को तैयार नहीं हो रहा है। IMF ने कहा है जी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको पैरालाइज कर दिया गया है, होगा वही जो हम कहेंगे। तो अब अवाम पर और कितने जो हैं वो अटैक्स मुतवक्का हैं? वो तो जो भी होता वो होता रहेगा, लेकिन हमारी हुक्मरान अशराफिया अपने अल्ले तल्ले कब ख़त्म करेगी, अपनी अयाशियाँ कब ख़त्म करेगी, अपने ये जो आसाइश की ज़िंदगी है उसको कब तक गुजारेगी, और ये सारा बोझ अवाम पर क्यों मुंतकिल करती रहेगी? कर्ज लिए आपने, उससे अवाम को क्या मिले? ये जो आपने अरबों डॉलर हर साल ले लेते हैं, वो अवाम के पास क्या जाता है? आखिरी आदमी जो इस मुल्क का है, जिसकी आबादी जो है आपने बता दिया है कि 33 करोड़ 24 करोड़ है, वो उसको क्या मिलता है? 10 लाख 12 लाख एक लोग वो हैं जो टैक्स नेट में हैं। उनमें से बहुत से लोग बदहाल हैं, आप देते हैं, मैं देता हूँ, हमारे क्या हालात हैं। लेकिन क्या आपने मुल्क के 90,000 उन लोगों के लिए जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो मरात याफ्ता हैं, गैर मरात याफ्ता सरकारी मुलाजिम भी बहुत हैं, लेकिन जो मरात याफ्ता हैं 1 लाख की तादाद भी नहीं हो, उनके लिए सारी पूरी 22-23 करोड़ 24 करोड़ की आबादी को आप क्यों ख्वार कर रहे हैं? किस लिए ये बोझ उठाए ये लोग? ये कब बंद होंगे जो इनके घरों के अंदर जो AC चलते हैं, इनके जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, मैं देखता हूं सरकारी गाड़ियों में गार्ड्स के साथ, सरकारी गार्ड्स के साथ उनके बच्चे स्कूल में आते हैं। इसको कौन बंद करेगा? गाड़ियां चलती हैं तो साथ में बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में गाड़ी रुकती है, साथ गार्ड रुकते हैं, आसपास की गाड़ियां रोक दी जाती हैं। उस बच्चे को, जो बच्चा 5 साल की उम्र में इस हैसियत में जा रहा है, वो फिर आकर हम पर, हमारी नस्लों पर राज करेगा, वो हम पर हुक्मरानी करेगा। और इसके लिए क्या ये हुक्मरानी के काबिल रहेगा ये मुल्क? क्या इस मुल्क के लोगों के अंदर इतना लहू रहेगा कि उसको निचोड़ कर और ज्यादा कुछ हासिल करे? अब क्या रह गया है? अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, लोगों के पास क्या रह गया है? लोग कौन सी जमा पूंजी उनके पास रखी है कि आपके इन चीजों की पे करेंगे? जो हुक्मरान अशराफिया की अयाशियां उनको पे करेंगे। आप ये सब कुछ किस लिए करते हैं? इतने बड़े मोहल्लात, आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट को देखें, उसके अंदर जो आपका प्रेसिडेंट हाउस है, उसके अंदर 500 10 डाउनिंग स्ट्रीट बन जाएंगे। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया। ये सब तो हो रहा है और ये होता है और ये 76 सालों से होते हुए देख रहे हैं हम। लेकिन ये इसका हल, लगारी साहब, इसका हल क्या है? अब अगर हम सवाल के बदले सवाल ही करते रहेंगे, जवाब कैसे ढूंढेंगे? ये तो सारे वो सवालात आपने खड़े कर दिए जो कि आवाम के भी हैं। ये आप अशराफिया से सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन अशराफिया जवाब नहीं देती है। आवाम तक रिलीफ पहुंचेगा, आवाम तक जवाब पहुंचेगा, आवाम को सुकून उस वक्त मिलेगा, इत्मीनान उस वक्त मिलेगा जब उनके लिए जवाब जो है वो आप जैसे लोग तलाश करके लाएंगे और अशराफिया से पूछ के लाएंगे कि जी बताइए, हमने जवाब देना है, आगे अपने नाजरीन को जवाब देना है, उन्हें बताना है कि ये कब तक चलेगा। ऐसे मुआहदे आखिर होते ही क्यों हैं जिसके अंदर हम कोई जवाब ही नहीं दे सकते, हमारी कोई से ही नहीं रहती? मैं ये कह रहा हूं कि अब हम वो कमसन बच्चे नहीं जो सौतेली माँ की झोली में पड़े हों। इस मुल्क के पूरी की पूरी एक यूथ, नौजवान, सबसे बड़ा तबका नौजवानों का है। वो नौजवान एक मुस्बत तब्दीली के लिए, नवाज शरीफ के लिए नहीं, आसिफ जरदारी के लिए नहीं, इमरान खान के लिए नहीं, अपने लिए उठे। ये क्या बात है? हल क्यों नहीं? हजार हल मौजूद हैं। ये जो सड़कों पर आ रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ एक किसी को कंकर मारें, किसी को पत्थर मारें, एहतजाज तो करें यार, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में निकलें तो सही ना।
और कहें कि हम ये सिस्टम नहीं चाहते हैं, खत्म होना चाहिए इसको, जहां पर सिर्फ अशराफिया के लिए सब कुछ हो। दुनिया में इनकलाबात आते हैं, लोग इनकलाबात लाते हैं, अवाम ही लाते हैं। अगर आपने हर बड़े अजाब के बाद इसी तरह से चुप करके बैठना है तो बैठे रहिए। अगर आप 4, 5, 10, 15 लोग निकल कर आकर एहतजाज करके टीवी पर अपनी तस्वीरें देखकर खुश हो जाते हैं तो खुश हो जाइए, लेकिन रोटी वैसे ही मिलेगी, दवाई वैसे ही मिलेगी, पानी वैसे ही मिलेगा, हर चीज आपको उसी कीमत पर, उससे बढ़ती हुई कीमत पर हर रोज IMF की फरमाइशें पूरी करते हुए गुजरेगी। बहुत सी चीजें हैं जो आपने अयाशी के लिए ले रखी हैं, विड्रॉ करें ना आप। ये जो आपने इतने महंगे बिजली घर बनाए जिनको अब तक हम भुगत रहे हैं, किसकी फरमाइश पर, किसके हुक्म पर, किसके फरमान पर ये सब कुछ किया गया ना। पार्लियामेंट पार्लियामेंट अपने आप को बहुत खुद मुख्तार समझती है, उसका क्या है, अदलिया क्या फैसला कर सकती है, या कोई और इदारा क्या करता है। हुक्मरान अशराफिया है, बेनिफिशरी है, और वो सब मिलकर करते हैं। सियासतदान कुछ लोग हैं, सारे पार्लियामेंटेरियन ऐसा नहीं चाहते हैं कि जो कुछ कानून बन रहा है उनको तो पढ़ा ही नहीं होता है। एक कागज आता है, वो पढ़कर सुना देते हैं कि ये हो गया। हमने गवर्नर के ये अख्तियारात कर दिए, स्टेट बैंक के गवर्नर के, वो सारा कुछ कर देते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान के लोग इसी को इसी सूरत में एज इट इज बर्दाश्त कर रहे हैं, करते रहें। अगर नहीं कर सकते हैं तो एहतजाज करें, एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज करें, निकले अपने हक के लिए। मैंने बिल्कुल कतन ये कहा है, जब उसके अंदर दहशत शामिल होगी, जब उसके अंदर गुंडागर्दी शामिल होगी, वो तहरीक यरगमाल हो जाएगी, वो आपकी नहीं रहेगी, अवाम की नहीं रहेगी। बिल्कुल, अवाम के साथ अवाम नजर रखेंगे कौन शख्स हाथ में पत्थर उठा रहा है, किस शख्स ने खुदा न खास्ता पिस्तौल उठा रखा है या असला उठा रखा है, उसको निकालें अपनी सफों से और खुद एहतजाज करें। और उस वक्त तक एहतजाज करें जब तक के हुक्मरान अशराफिया अपने अल्ले तल्ले नहीं करेगा वो आपकी चीजें खत्म। ये अपनी चीजें, अपने मराद विड्रॉ करें। अच्छा लगारी साहब, ये कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म जो हैं इस वक्त, निगरां वज़ीर-ए-आज़म माफ़ कीजिएगा, काकड़ साहब, उन्होंने आते ही ये ऐलान किया था कि ये जितनी भी आसाइशें हैं ये सब ख़त्म कर देंगे, मैं अपने रूम का AC भी बंद कर दूंगा, और वो कुछ मीटिंग्स वगैरह भी उनकी हुई और ज़रा एक्टिव तो वो नज़र आ रहे हैं, यानी उनकी विलिंगनेस तो शो हो रही है कि वो कुछ करना चाह रहे हैं। और जब ये IMF की तरफ से आ गई पाबंदी और IMF ने उन्हें रोका कि नहीं जी आप कुछ नहीं कर सकते, तब जाके पता चला कि मामलात कुछ और हैं। हर चीज़, हर बात का मलबा जो है अगर हम हुकूमत पे डाल देंगे तो ये हमें बैकग्राउंड की जो स्टोरी होती है वो नहीं पता चलती है। अब जैसे ये IMF के मुआहदे से हमें ये पता चला है, तो लगारी साहब मैं जानना चाहूँगा कि इस मुआहदे में और ऐसी क्या शराइत मौजूद हैं जो आपकी नॉलेज में हो जिससे हमें आगे जा करके बड़ा नुकसान हो सकता है? वो नुकसान जो हो रहे हैं सो हो रहे हैं। मसला ये है कि ये जिम्मेदार ये 14-15 बाख्तियार भी ये नहीं है ना, ये जो वजीर आजम है उनकी काबीना है, उनकी काबीना करकान है, वो उस अशराफिया का हिस्सा हैं या हिस्सा बने हैं, नहीं होंगे पहले, या अशराफिया का हिस्सा बने हैं। अच्छा ठीक है, ये अपना AC ऑफिस का नहीं बंद कर सकते, इनका जो पर्सनल सेक्रेटरी है उसके ऑफिस का AC भी नहीं बंद हो सकता, उनका जो वो उस तरह को सुप्रीडेंट बैठा है उसके ऑफिस का AC भी नहीं बन सकता, उसका जो भाई इतना बड़ा अमला ऐवान सदर को, जहाँ एक सदर का काम सिर्फ दस्तखत करना है, वहां पर आप कितने AC चलाते हैं, कितने बंदे वहां मुलाजमत हैं, कितना बड़ा महल है और कितने उसके आस पास के महलात हैं, पूरी कॉलोनी है ऐवान सदर कॉलोनी, उसके अंदर कितने लोग रहते हैं। भाई हमें ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये जो ख्वाब लाया था एक बंदा कि फलां जगह को यूनिवर्सिटी, फलां जगह को ये बना देंगे, कुछ नहीं किया था। लोग उठेंगे, अपनी चीजें खुद बनाएंगे, तब चीजें हल होंगी। वो भी ख्वाब ही रह गया सर जिसका आप तस्करा कर रहे हैं। अच्छा, ऐवान सदर का आपने जिक्र किया, तो ऐवान सदर में तो कुछ अलग ही माहौल चल रहा है सर। वहां पर तो इलेक्शन की तारीख को लेकर के बहस शुरू हो गई है, अब जाके कुछ समअप हुई, लेकिन सदर साहब को ये अचानक से क्या हुआ कि उन्हें लगा कि जी मैं अनाउंस करूंगा तारीख, आपने क्यों कर दी? इलेक्शन कमीशन के साथ एक अजीब सी बहस छिड़ गई और पूरा का पूरा मामला जो है सियासी पस मंजर तब्दील होते हुए नजर आया। वो ऐवान सदर से जाने के बाद अपने कैंप की तरफ वापस जाएंगे तो ये कहेंगे कि मैंने ये किया था, और कोई ऐसी बात नहीं।
और इसके अलावा और कोई बात नहीं है कि वो अपनी पार्टी में वापस जाकर अपने कारनामे गिनवाएंगे। उसके लिए आइन को उन्होंने जिस तरह से वो हमेशा ही आइन की परवाह नहीं करते, आइन में लिखा है कि वजीर आजम के मशवरे के पाबंद होंगे उनने, और पार्लियामेंट जो फैसला करेगी उसको डिसोन नहीं करेंगे। वो ठीक अपनी राय लिखते हैं, इख्तलाफ राय करेंगे, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे कि जनाब ये कागज वापस भिजवा दो जिस पर आपने एक लफ्ज भी नहीं लिखा है, एक नुक्ता भी नहीं लगाया, एक डॉट भी नहीं लगाया, एक कामा भी नहीं लगाया और कहा कि वापस भेज दो जी। सही। तो इस तरह से तो वो ऐवान सदर को जिनका इस सर कामा डॉट और इख्तलाफी नोट लिखना है वो भी नहीं करते हैं, तो आप ऐवान सदर में बैठे क्यों हैं भाई? ऐवान सदर का खर्चा हम अरबों रुपए में भरते हैं या एग्जैक्टली लगारी साहब बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि फिर आप ऐवान सदर में बैठे क्यों हैं, और बिल्कुल यही वजह है कि वहां बैठकर जो है वो बहसबाजियां चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ लगारी साहब। उम्मीद करते हैं कि जो इबाहम पैदा हो रहे थे और जो ख्यालात अवाम के जहन में आ रहे थे उसे काफ़ी हद तक रिलीफ मिला होगा कि अब अवाम को खुद खड़े रहना पड़ेगा अपने हक के लिए, ये ज़रूरी है। चलते हैं अगली खबर की जानिब नाज़रीन, जिसका सबको इंतज़ार है। एशिया कप 2023 में कल सबसे बड़ा मुकाबला होगा, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान श्रीलंका में बारिश का बहुत ज़्यादा इम्कान है। माहिरीन ने मैच के दौरान बारिश के 80% होने के इम्कानात की पेशगोई कर दी है। दूसरी तरफ इस बार मैच से पहले दोनों टीमों के कप्तान और खिलाड़ियों में इज़हार मोहब्बत और एहतराम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले यह तासुर दिया जाता था कि जी एक दूसरे के साथ जो है 36 का आंकड़ा है, पर अब ये सब नहीं हो रहा है। बेहतरीन मुकाबले के लिए तैयार हैं, तमाम शायकीन इंतजार कर रहे हैं, और अगर बरसात बरस गई तो फिर मामला बिगड़ जाएंगे। हमारे साथ हैं साजिद खान साहब, उनसे बात करेंगे आने वाले मैच पर। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम फ़हीम खान। यकीनी तौर पर बहुत ही आला अपने पैकेज से रहा है, और जो जज्बात आप लेके चल रहे हैं यही जज्बात पूरी पाकिस्तान अवाम के हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। सलाम है दोनों हाथों से। बाबर आजम वर्ल्ड रैंकिंग के प्लेयर है, फर्स्ट लीडिंग कप्तान है, हमारा फ़ख्र है, और इस तरह विराट कोहली दुनिया क्रिकेट का बेचाश बादशाह है, उसकी तारीफ की इसमें कोई दो राय नहीं। में बड़ा फ़ख्र होना चाहिए जिस तरह हमने और फ़हीम आपने बात की है, बाबर को हमेशा सपोर्ट किया और आज वो प्राउड महसूस करते हैं। जिस तरह बाबर ने 19वीं सेंचुरी बनाई है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रीढ़ की हड्डी है, पूरी कमांड लेके चलते हैं, दूसरों को साथ खिलाते हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है, जो भी खिलाड़ी उनके साथ खेलता है उसको लेके चलते। और जहां आपने इंट्रो में कैंडी के हवाले से बात की, 95% बारिश है, और बारिश के साथ साथ जिस तरह आपने हमेशा बात की, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों दरमियान जो टॉस होगा, जिस तरह मैंने मालूमात की, कल की मालूमात थी कैंडी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में रेस्ट किया कि पाकिस्तान ने इतनी लंबी फ्लाइट करके गया, फिर पूल किया, थोड़ी सी जिम की, उसके बाद टीम की मीटिंग हुई, बाबर के कमरे में मीटिंग हुई, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक नए जज्बे से जा रहा है। मगर फ़हीम हमें यह नहीं भूलना चाहिए, बाबर पे हमें टीम लेके नहीं चल रही है, टीम गेम है। आउट ऑफ फॉर्म फ़ख्र की बात करूं, क्या आगा की बात करूं, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बोझ लग रहे हैं। इस तरह के साथ अगर कैरी करेंगे तो मैं समझता हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती है। अच्छा, फ़ख्र का आपने जहां पे जिक्र किया साजिद भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि फ़ख्र जो नेपाल के मुकाबले में खेले, जिस शॉट के ऊपर वो आउट हुए, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा इजी ले रहे थे वो, कि यार नेपाल की टीम में कुछ नहीं होता, कर लेंगे। इस एटीट्यूड के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे? फ़हीम भाई, एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच मैं बात कर रहा हूँ, बॉल को अपने पास आने दें। एज ए ओपनर मैंने क्रिकेट खेली, जब तक आप बॉल से बॉडी से दूर खेलेंगे तो आप अर्ली आउट हो जाएंगे। और फ़ख्र 4 इनिंग में इसी तरह आउट हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। जब तक बॉल को आने नहीं देंगे, और वहां पर कैंडी की विकेट पे बॉल थोड़ा खींचा हुआ होता है तो वह परेशानी हो जाती है। मुंह की बॉल पे ड्राइव लग सकती है, मुंह से थोड़ा खींचा हुआ होगा, और उनका घुमरा जो बॉल करते हैं, फिट होके आगे हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। हमें बस किस्मती से शाहीन शाह अफरीदी का फिट होना बहुत जरूरी है। मेरे अपने नाकल सराय बताते हैं, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है फिजियोथेरेपिस्ट वहां मौजूद है, डॉक्टर जिस तरह आए ना फ़हीम, तो आप भी बहुत ही आला प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी भी एक आई है, जो मैंने एज ए क्रिकेटर देखा है, तो मुझे लग रहा है शाहीन थोड़ा सा अल्लाह करे फिट, और वाज़ेह फर्क बॉलिंग पावर प्ले में शाहीन का आ गया था, कुछ इशू आ गया था शाहीन के साथ, के क्रैम्प्स जो हैं वो 100% क्रैम्प आ गए थे। मगर फ़हीम भाई देखें, बात ये
होती है, हमें भूलना नहीं है हम 4 ओवर की हमारी लिमिट है, हमें 10 ओवर करने की लिमिट होना चाहिए, ओडीआई में 10 ओवर करना आना चाहिए। और हमने और आपने याद होगा बात की था तीसरी ओडीआई में हमने कहा था आपको हारिस को रेस्ट नहीं कराना चाहिए था, नसीम को रेस्ट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि आपको 2 तारीख को इसी ग्राउंड पे इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है। और 4 नंबर पे आपने बाबर को खिला और रिजवान को खिला रहे हैं। देखिए मेरी रिजवान भी हमारे मुल्क का प्लेयर है, हमारे पास 4 नंबर रीढ़ की हड्डी है। पिछले प्रोग्राम में हमने और अपने बात की थी, आपको याद होगा इफ्तिखार के हवाले से, इफ्तिखार 4 साल से खेल रहे हैं, 13 ओडीआई खेल रहे हैं, उसकी जितनी भी तारीफ कीजिए कम, उसने प्रूव किया, मगर उसके साथ साथ 4 साल से वो मौजूद हैं। 2019 में इसी नंबर पर सेंचुरी हुई थी, 2023 में इफ्तिखार ने सेंचुरी बनाई और इफ्तिखार ने यहाँ पर प्रूव किया कि अब तो इफ्तिखार की सारी बिल्कुल हम यही बात कर रहे थे मैच से पहले कि इफ्तिखार की जगह जो है वो शान सऊद को जो है वो खिला लिया जाए, रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन इफ्तिखार ने सबको चुप करवा दिया। आप हमारे साथ ही रहिएगा, ब्रेक के बाद इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा इफ्तिखार की पोजीशन पे। नाज़रीन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, दुनिया बोल है में। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और ब्रेक पे जाने से पहले साजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब हमें अब्बास शब्बीर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, वो भी हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं स्पोर्ट्स को लेकर के, उन्हें भी वेलकम करते हैं शो में। और साजिद भाई जाने से पहले जो है मैंने आपसे एक सवाल किया था, अब्बास भी अब मौजूद है हमारे साथ, तो बोर्ड पर भी जो है एक सवाल उठ जाता है कि जब फ़खर परफॉर्म नहीं कर रहे तो रिजवान से ओपन करवाते हुए आप सऊद शकील को रिजवान के नंबर पे क्यों नहीं खिलाते, क्या वजह है इसकी? बहुत प्यारा सवाल किया। पहले अब्बास भाई को बहुत बहुत सलाम और यकीनी तौर पर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जिस तरह आपने बात की, देखें यहाँ पर ये चांस नहीं लेंगे क्योंकि फ़खर की कारकर्दगी इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी है। मेरे अपने ज़राए बताते हैं बहुत से बहुत एक चेंज हो सकती है, जो कल तक की ज़राए हैं वो आगा की जगह सऊद शकील को ये खिला सकते हैं, मगर फ़खर को ड्रॉप करने का ये सोच भी नहीं सकते कि फ़खर ने चैंपियंस ट्रॉफी की बात कीजिए जो फ़खर के करियर में, मगर एज ए क्रिकेटर एज ए कोच मैं बात करूँगा, फ़खर को थोड़ा सा वेट करना चाहिए और फ़खर को ये सोचना चाहिए बैटिंग पावर प्ले में इमाम और फ़खर को ये जिम्मेदारी, ये कैंडी की विकेट पे बॉल इतने आसानी से बैट पे नहीं आएगा, सीम भी होता है, स्विंग भी होता है, ब्रेक भी होता है, इस तरह की विकेटें बहुत कम होती हैं जिस तरह की जिस पे मैच खेला जा रहा है। पहले तो आप मुझे ये बताइए फ़हीम भाई, जिस तरह एशिया कप हो रहा है, अब्बास हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे लोगों पे हमारा नाम नहीं है, इंडिया कितना पावरफुल है और इंडिया की क्रिकेट को कुछ सोचना चाहिए। अल्लाह ताला जरूर इनको ऐसे मुंह की खानी पड़ेगी। जब एशिया कप हो रहा है, जब लास्ट टाइम एशिया कप हुआ था आपको याद होगा, उसका मेन जो स्पॉन्सर थे इंडिया था, उसकी लोगों की शर्ट पे उनका नाम लिखा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान इसकी होस्ट कर रहा है, कोई शर्म करो, कोई हया करो, कितना तो क्रिकेट को डैमेज करोगे। इंडिया फ्लैग तक जो है वो हटा दिया है, नाम हटा दिया है, आपके होस्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है। अब्बास शब्बीर साहब बताइएगा कि बोर्ड ने इस बारे में भी कुछ किया है या सिर्फ जय शाह साहब से एक मीटिंग फिक्स कर ली है कि जी बैठ के बात करेंगे? नहीं, ये साजिद भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है, ये बड़ी शर्मनाक हरकत है। ये इंडिया पहले उसने एशिया कप में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का राइट था, अपना हाइब्रिड मॉडल दिया, नजम सेठी साहब की इग्नोरेंस थी, उनकी इतनी ग्रिप नहीं थी। एशिया कप सबसे पहले हमारे हाथों से चला गया। आप देखें इन एंड आउट, ये कैसा इस वक्त एशिया कप चल रहा है कि पाकिस्तान टीम यहाँ से वहां ट्रेवल कर रही है, वो वहां से वापस यहाँ पर ट्रेवल कर रही है, ये पाकिस्तान का राइट था। और फिर जहां पर आपने ताल्लुक की कि शर्ट्स के ऊपर नाम नहीं है, इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत एहतजाज किया है। कल श्रीलंका में एक बोर्ड ऑफिशियल से मेरी बात हुई है, उन्होंने इस मामले पर एसीसी को बाकायदा तौर पर डेली बेसिस के ऊपर। मतलब अब्बास साहब सॉरी, माफ कीजिएगा, कता कलामी की माफी, मुझे ये बताइएगा एहतजाज क्या किया है? मतलब हम बाहर निकल के कोई पेट्रोल के पैसे थोड़ी बढ़ेंगे, हम रोड पे खड़े होकर चिल्लाएंगे कि जी आप हमारे लिए पैसे कम कर दें? ये तो आपका राइट है, आप होस्ट हैं, आप उन्हें खेलने से रोक सकते हैं इस बारे में कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, हमारी ट्रॉफी है, हमने प्रेजेंट करनी है, आप कैसे नहीं पहनेंगे? आप मतलब किसी जगह पर आकर हम इतना अंडर प्रेशर, हमारा बोर्ड क्यों है आखिर बीसीसीआई के? देखिए ये मॉडल तो इस मैनेजमेंट कमेटी से पहले का बना हुआ है। मैं टी शर्ट की बात कर रहा हूं, मॉडल की जी, ये मॉडल में पूरे मॉडल की बात कर रहा हूं कि वेन्यूज कहां पर होंगे, कितने मैचेस कहां पर होने थे, क्या होने थे, ये ऑलरेडी
इंडिया की ये चालाकियां हैं, होशियारियां हैं। हमेशा से इंडिया डोमिनेट करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान को हमेशा से नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा कामयाब नहीं होता। खेल के मैदान में हो या जहां पर भी हो, हमेशा उनको शिकस्त खानी पड़ती है। तो एहतजाज की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए अब लड़ाई तो हो नहीं सकती। ईमेल्स किए उन्होंने, कल वहां पर कुछ ऑफिशियल्स पहुंचे भी हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात पर एहतजाज किया और बात की है कि ये क्या तरीका है कि शर्ट्स के ऊपर नाम नहीं है, सिर्फ नंबर्स है। ये बकायदा कल मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ अब्बास साहब कि जो ईमेल की गई है उसे पब्लिक किया जाएगा क्या? क्या उसे एज अ प्रेस रिलीज बताया जाएगा कि हमने ये एहतजाज किया है, ताकि सबको पता चले कि जी क्या टर्मिनोलॉजी, क्या वोकैबुलरी यूज हो रही है, हम किस तरीके से इंडिया से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। क्योंकि हम हमेशा से यही कहते हैं जो पिछले करके गए हैं वो कबाड़ा था, जो हम कर रहे हैं वो सही है। और दुबई में जो लास्ट एशिया कप खेला गया उसका होस्ट इंडिया था, हाइब्रिड मॉडल था, लेकिन जो हमने शर्ट्स पहनी उसके ऊपर होस्ट का नाम लिखा हुआ था। जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा ये मैं बताना कि जो दुबई में था उसमें नाम लिखे हुए थे, यहाँ पर नाम नहीं लिखे हुए। तो ये बाकायदा तौर पर एक डिबेट की सूरत में ज़का अशरफ साहब इसको खुद भी हैंडल कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट वाले हैं वो ACC से बात कर रहे हैं, ये सारी बातचीत हो रही है। लेकिन वही आप वाली बात है कि ये एहतजाज है, सिर्फ एहतजाज ही होगा, बेनतीजा साबित हुआ है। अभी तक तो कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि जो हमारी बात है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया हो, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इंडिया की तरफ से बार बार ऐसी हरकत की जाती है। साजिद भाई भी हमारे साथ हैं। साजिद भाई, कोई बात एक्सेप्ट नहीं की जा रही, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती। ये सारे मामलात जो हैं जू के तू वैसे ही रह गए हैं। सेठी साहब थे वो एशिया कप बना के चले गए, ज़का अशरफ साहब आए हैं वो ICC वर्ल्ड कप के लिए हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जा सके, कुछ नहीं हुआ, हमें ही जाना पड़ रहा है वहां खेलने के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ। और उसके बावजूद, जबकि हैदराबाद में तो ये तक कह दिया गया है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसके बावजूद हम जा रहे हैं खेलने। ये सारे मामलात हो रहे हैं, ये ईमेल्स चलती रहेंगी, CC BCC, इसी के अंदर हम गुम हो जाएंगे। होना हुआ ना कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे बता दीजिएगा, खिलाड़ियों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं ये क्या वजह है? जब आगा परफॉर्म नहीं कर रहे, फखर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास मिडल ऑर्डर का इतना अच्छा बैट्समैन मौजूद है, ये बोर्ड को क्यों नहीं दिख रहा, सिलेक्शन कमेटी को क्यों नहीं दिख रहा कि इन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए? देखिए, मुल्तान में सिलेक्शन कमेटी के 3 साल के लिए जो मेरे अपने जराए बताते हैं, अब्बास इस बात को सेकंड करेंगे, इनकी की 20 लाख रुपए माहाना सैलरी पे बात हो रही है, उनके 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे बात हो रही है। मगर फ़हीम खान, आपको सलूट है जिस तरह आपने बात की, हमने बात की। देखिए, हम मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, टीम के लिए बात कर रहे हैं, हमारी दोस्ती यार उससे कोई नहीं है। ठीक है, चौधरी ज़का अशरफ साहब की अच्छी कोशिश है, उनको हमको सराहना चाहिए। हमारे खिलाफ अफगानिस्तान खड़ा हो गया, बांग्लादेश खड़ा हो गया, श्रीलंका खड़ा हो गया, हम तो तना एशिया कप के लिए मौजूद हैं। मगर जिस तरह ट्रेवलिंग करके गए, लड़के कमरों में झटके लगे, और जब आप यकीन माने इतनी लंबी फ्लाइट करके गए, मेरे प्लेयरों से बात हुई है, मगर प्लेयर पहने के बगैर जज्बा वही है जो आपका मेरा फ़हीम का जज्बा है, पूरी पाकिस्तान का जज्बा है। ये हम जीत का जज्बे से सब चीज को भुला के, मगर टीम की जो 11 रुकनी टीम सिलेक्ट की जाएगी टॉस से पहले, उसमें आप यकीनी तौर पर आगा का डिजर्व नहीं है। आगा की जगह आप सऊद शकील को खिलाएं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन होगा, और दूसरी लेफ्ट हैंड बैट्समैन के साथ उनके स्पिनर बहुत अच्छे हैं, फिर आपको एक सपोर्ट मिल जाएगी। आपको लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो स्पिनर पे अच्छा खेलता है, जो श्रीलंका में जिससे बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट है। मैं आपको दावे से करता हूँ कैंडी की विकेट जो है ना, एक तो मुझे बताइए हम एशिया कप करा रहे हैं, ग्राउंड जो है ये हमारे अंडर होना चाहिए, ग्राउंड स्टाफ हमारे अंडर होना चाहिए। मगर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, ग्राउंड स्टाफ इंडिया के कंट्रोल में है। श्रीलंकन को उन्होंने इसलिए एशिया कप दिया था, इनकी सपोर्ट हो जाए, माली सपोर्ट भी हो जाए और दूसरी सपोर्ट भी जाए, मगर वो काम ले लेंगे। ये बड़ी खबर आपने दी है, और इसके ऊपर जो है वो हम अपने प्रोग्राम में जो है खेल के जुनून में भी तबसरा करेंगे। यकीनन इसके ऊपर डिटेल जो है वो हम ढूंढ निकालेंगे और पता जरूर लगाएंगे कि ये आखिर क्या है। क्योंकि अगर उनके अंडर कंट्रोल पहुंच गया है ग्राउंड स्टाफ, तो पिच तो फिर आपको पता है स्पिन के लिए ही तैयार होनी हो। तो फास्ट बॉलर उनके पास है नहीं, पेसर्स का क्या होगा, जो हमारा अटैक है इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। नाजरीन, मैच को सियासी रंग दे दिया गया है, इंडिया जीतने की हर वो कोशिश कर रहा है जो वो कर सकता है, क्योंकि अगर बराबरी का मुकाबला देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तानी टीम वाकई इंटरनेशनल लेवल पे टॉप रैंकिंग पर मौजूद है ODI के, और बाबर आजम जो है वो इस वक्त बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं तीनों फॉर्मेट्स के। यकीनन इंडिया डरा हुआ है।
क्या होगा आगे ये भी जानेंगे। कल के मैच के बाद इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अगर बारिश नहीं होती तो नतीजा सबके सामने होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दुनिया के अजीम सूफी शायर और बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 280वें उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। उर्स के मौके पर आज सिंध भर में आम तातील का ऐलान भी किया गया है, जबकि भिट शाह में सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए हैं। मजीद जानते हैं, बोल न्यूज़ के मटियारे के नुमाइंदे मौजूद हैं, शाहिद शम्स मेमन। उनसे पता करते हैं कि आगे क्या तैयारियां की जा रही हैं और किस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइएगा शाहिद साहब। जी बिल्कुल, दुनिया के अजीम सूफी शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का 280वां जो उर्स मुबारक है, कुछ ही देर में तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा, जिसमें गवर्नर सिंध जो हैं चादर चढ़ा के बाकायदगी से इफ्तिदा करेंगे। दूसरी जानब यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से ज़ायरीन की जो आमद है उसका भी सिलसिला तेज़ी के साथ जारी है। दूसरी जानब यहाँ पर दरगाह की बात करेंगे। दरगाह को तो चारों तरफ से उसको सिंगारा गया है, जबकि यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें बड़ी तादाद में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। दूसरी जानब यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से CCTV कैमराज हैं, यहाँ पर वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, पुलिस के कमांडोज यहाँ पर तैनात है, मुख्तलिफ जवान जो हैं यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर SSP मटियारी का कहना है कि हमने सिक्योरिटी प्लान तैयार किया हुआ है। दूसरी जानब यहाँ पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन का आमद, यहाँ पर अकीदतमंद जो हैं वो अपने अकीदत एहतराम से यहाँ पर उर्स मुबारक की तकरीबात है उसमें भरपूर नमूने से जी बहुत बहुत शाहिद साहब आप हमारे साथ थे। और नाजरीन इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के का मायनाज नाम, जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया हुआ है और जानी मानी शख्सियत, हमेशा हमें वक्त देते हैं, उनके हम बड़े मशकूर हैं। अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए हमेशा बड़ा ही नर्म गोशा रखते हुए वक्त निकालते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, आपको वेलकम करते हैं शो में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुफ्ती साहब आज क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का दिन भी है और सिंध को जो है वो सिंध धरती को औलिया कराम और सूफिया कराम की धरती कहा जाता है। मैं चाहूँगा कि मुझ समेत तमाम नाजरीन को ज़रा हमारे थोड़े से जो है वो इनका तारुफ इतनी डिटेल में करवाएं कि क्यों आखिर यहाँ पर जो है वो इतनी ज़्यादा सूफिया कराम मौजूद आए और हमारे लिए जो है वो इतनी मेहनत की और आज हम इस पोजीशन में हैं, दीन को फैलाया और हम तक पहुँचाया। ज़रा इस पर थोड़ी सी अगर आज खुसूसी गुफ्तगू हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। नबी अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा से सही जो रोशनी हासिल की है जिन हस्तियों ने और इस्लाम का डंका दुनिया भर में बजाया, वो नबी अलैहिस्सलाम की नूरी और मुक़द्दस जमात के लोग जिन्हें हम सहाबा किराम कहते हैं वो हैं। और इसके साथ साथ नबी के वो घर वाले कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का परतो और आपके खून और आपके घर की इज्जत, गैरत और अपने आपके घर की रौनक थे, उन्होंने भी इस्लाम की अजमतों को चार चांद लगाए। नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात का बेहतरीन अक्स अगर दुनिया में तसलसल के साथ अगर ज़माने ने देखा है तो वो औलियाए किराम और सूफियाए इज़ाम की सूरत में देखा है। और यहाँ पर ये एक बात जहन में रखी जाए कि जब हम कहते हैं औलियाए किराम सूफियाए इज़ाम, तो ये आजकल की तकसीम को जहन में ना रखा जाए कि एक तरफ उलमा का तबका है, एक तरफ दरबारों वाले हैं, एक तरफ मुहद्दिसीन का तबका है, एक तरफ मुकर्रिरीन का तबका है, बल्कि वो जो सूफियाए किराम हैं उनके अंदर ये सारी क्वालिटियां होती थी। वो आलिम भी होते थे, मुफ्ती भी होते थे, मुहद्दिस भी होते थे, मुफस्सिर भी होते थे। सूफियाए किराम में एक बहुत बड़ा नाम है औलियाए किराम में हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसन वल हुसैनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, जिन्हें बड़े पीर और गौस पाक भी कहते हैं। तो गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी सीरत को अगर आप देखें तो वो एक वक्त में बहुत बड़े आलिम भी थे, अपना बहुत बड़ा मदरसा भी था, वहाँ पहले पढ़े भी, फिर पढ़ाया भी, फिर आप मुजाहिद भी थे कि आपने बाकायदा जिहाद भी किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जैसे लोग आपके मुरीदों और आपकी टीम के लोगों में से हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आपके, उनका वालिद आपके हाथ पर इस्लाम लाए और फिर आप उन्हीं की बरकत से इस्लाम के इतने बड़े हीरो बने। और फिर यही हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है कि आपने
लाखों के हिसाब से लोगों को कलमा पढ़ाया और दीन इस्लाम के दामन में उनको जगह दिखाई। अब ये जब हम सूफिया कहते हैं तो सूफिया का मतलब ये है कि वो लोग कि जिन्होंने जो पढ़ा है सीरत मोहम्मदी का, उसको अपने ऊपर अप्लाई करके उसके अंदर रच बस गए, उनको हम सूफिया किराम कहते हैं। तो यही वजह है कि जब रसूलुल्लाह की सीरत मुबारका का एक सही अंदाज से दुनिया के सामने रंग पेश किया जाएगा तो उसमें खुद ब खुद इतनी अट्रैक्शन है कि वो जो गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम कि जिन्हें इस्लाम की असल हकीकतों और लज्जतों से आशनाई नहीं है, तो जब वो देखेंगे कि यार इस्लाम इतना प्यारा है तो यकीनन वो उसके दामन में आएंगे। हजरत मुफ्ती साहब, जैसे कि वो कहा जाता है ना कि मुझे पढ़ के मत सुनाओ तुम्हारा दीन क्या है, मुझे करके दिखाओ अमलन कि तुम्हारा दीन कैसा है। जी बिल्कुल, सूफिया किराम ने पढ़ा भी, पढ़ाया भी, लेकिन अमल करके दिखाया। देखें आज भी नबी अलैहिस्सलाम ने जो अहकामात दिए कि आप खाना खिलाओ, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है कि अहब्बल अमालिल्लाह इतामुत ताम, कि अल्लाह के यहाँ पसंदीदा तरीन अमाल में खाना खिलाना है। अब उसका सही रंग अगर आपने देखना है तो सूफिया के आस्थानों पे जाएं, वहां पर आपको कोई नहीं पूछेगा तू सिख है, यहूदी है, तू सुन्नी है, वाबी है, शी है, तू क्या है, वो कहेंगे मखलूक खुदा है, खाना खिलाओ। तो जब आम जात पात और इन चीजों से बालातर होकर आप इंसानियत का रंग गालिब रख कर आप मखलूक की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला इस्लाम की मोहब्बत उनके दिलों में डालेगा। अब सिंध धरती को देख लें, एक तरफ हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी ज़ात मुक़द्दसा है, शाह अब्दुल लतीफ बिटाई हैं, इसी तरह दीगर और बहुत सारी हस्तियां हैं कि जिनके दम कदम से, जिनके करम से और उनकी मेहनतों से वहाँ इस्लाम फैला। इसी तरह आप इधर आ जाएं, हजरत दाता अली हजमेरी को देखें, फिर हजरत गरीबुन नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देखें, हजरत निजामुद्दीन औलिया को देखें, बाबा जी हजरत बाबा फरीदुद्दीन को देखें, गंज शकर को देखें, और उसके साथ साथ आगे चलते हुए आप बाबा जी कल्यामी को देखें, बाबा जी बंगाली को देखें, आप बाबा जी हुजूर सैयदना किबला गौसे ज़मा कुतबे दौरान फाते कादियां पीर मेहर अली शेख गोरवी को देखें। ये एक बहुत बड़ा सिलसिला है और इस्लाम इन्हीं हस्तियों में समझता हूँ कि शहीद करके जो खिदमत की है इस्लाम की, तो इन्हीं हस्तियों के जिन हस्तियों के आपने नाम लिए हैं, जिन बाबाओं के आपने नाम लिए हैं, तो जी ये तो फिर ऐसे ही जो लोग मशहूर करते हैं बाबों का खुदा और है, किताबों का खुदा, और फिर उनके लिए ये उन्हें नजर नहीं आ रही हस्तियाँ कि ये जो हस्तियाँ हैं। देखें, ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है कि अगर इंसान अपनी दिमाग से और आंखों से तासुब की पट्टी उतार कर देखे आंखों से और दिमाग से सोचे तो ये सब उसके सामने अय्यां होगा। हम उन बाबाओं का दिफा नहीं करेंगे जो इस वक्त भी चरसों और पंगों के सूटों में मस्त है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, लेकिन इन हस्तियों की अगर आप बात अगर बाबों से मुराद ये हैं तो बिला शक व शुबा इस्लाम इनका मकरूज है और इस्लाम की इन्होंने खिदमतें की हैं, लाखों लोगों को दीन की राह सिखाई है और सही पुरअमन दीन। और आज भी अगर मैं आपको बताऊं कि वही दीन जो रसूलुल्लाह के सहाबा के दौर में था, वो दीन के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका चाहते थे कि दुनिया में तरवीज हो, अगर उसका सही रंग देखना है तो वो आज भी सूफिया का तर्ज तालीम है। आप इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस्लाम बिल्कुल ला इकराह फिद्दीन की बात करता है कि इस्लाम के अंदर कोई जबर नहीं है, इस्लाम के अंदर कोई सख्ती नहीं है, और ना ही इस्लाम ये कहता है कि आप किसी के सर पे बंदूक रख कर कहो कि तू इस्लाम में। और अगर आप तर्ज जिंदगी देखें इन तमाम हस्तियों का जिनका आपने जिक्र किया है, तो मेरी तो खैर इतनी औकात नहीं है कि मैं उनके बारे में बात कर पाऊं, लेकिन यह है कि आपसे इसलाह चाहूंगा कि फिर इनके अगर आप तर्ज जिंदगी देखें तो आपको हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तर्ज जिंदगी आपको इनमें झलक नजर आएगी। वो सादगी, वो आजिज़ी, वो एक प्याले के अंदर जो है वो घर में कोई बर्तन भी ना होना, इस तरह का इनका तर्ज जिंदगी रहा है। कोई ऐशो ऐयाशी वाली जिंदगी जो है वो इनके पास नहीं थी मौजूद। देखें, आपने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी का नाम लिया, मैं उससे भी ऊपर वाली उस हस्ती का नाम लूंगा कि जिनके बारे में अबू ज़र ग़िफ़ारी भी कहते थे कि अगर मेरी कोई आइडियल शख्सियत है तो वो है, और वो हस्ती मेरे मौला का। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अभी ज़रा कुछ टेक्निकल इशू आया हुआ है, अभी थोड़ी देर में दोबारा से जो है वो मुफ्ती साहब रिकनेक्ट हो जाएंगे। नाजरीन, दुरुस्त फरमाया गया है कि अगर आप तर्ज ज़िंदगी देखें
और अमलन देखें तो आपको पता चलता है कि इस्लाम बहुत ही खूबसूरत दीन है। सिर्फ ये कहने की वजह ये नहीं है कि हम बहैसियत मुसलमान ये बात कह रहे हैं, अगर आप दीगर मज़ाहिब का भी जायज़ा लें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत वो शेर मुझे याद आ रहा है कि जी एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और यही तर्ज अमल जो है वो औलिया कराम का भी रहा है, सूफिया कराम का भी रहा है। बिल्कुल मुफ्ती साहब ने दुरुस्त फरमाया कि ये नौसरबाजों ने जो अपने नामों के आगे लगा लिए ये अलकाब, ये बिल्कुल किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है और इन्हें कोई मकतबा फ़िक्र भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। अलबत्ता इनकी आड़ में लेकर के अगर आप उन शख्सियात के बारे में और उन हस्तियों को टारगेट करेंगे और उन्हें भी एक ही साथ जोड़ लेंगे तो ये ज़्यादती है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और जो होना चाहिए वो है दरगुजर का मामला, जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह अपनी ज़िंदगी में अमलन आपको बताया है। बड़ा ही मशहूर वाक़या, बड़ा ही मशहूर जो है वो हदीस के ज़रिए भी आपके सामने ये वाक़या रखा जाता है और बताया जाता है उस औरत के बारे में जो कि कूड़ा फेंका करती थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी वो नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। और जब एक दिन उस माई ने नहीं फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ़ ले गए और पूछा, दरियाफ्त किया कि आज जो है वो ऊपर से तुमने कोई गलाजत कचरा कूड़ा नहीं फेंका, तो क्या वजह थी? तो पता चला कि वो बीमार थी और ये अमल देख कर वो बड़ी मुतासिर हुई। यही सब्र का जो है वो हमें दर्ज दिया जाता है। इसी सब्र का हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अगर हम जिक्र करें तो जब वो ग़ुलाम थे और आज़ाद नहीं कराए गए थे तो सहरा की तपती रेत पर उन्हें लिटा दिया जाता था बिना कमीज़ के, और गोश्त के जो लोथड़े थे वो चिपक जाते थे उस रेत के साथ, उस बजरी के साथ, तब तक उन्हें लिटाए रखा जाता था। तो ये सारे मामलात सब्र की तरफ ही जाते हैं। मुफ्ती साहब, सब्र की अगर हम बात करें और परेशानी की बात करें तो अगर आपसे मैं इजाज़त चाहूँ तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं इन्ना मअल उसरी युस्र, यानी हर मुश्किल के बाद, परेशानी के बाद कम व बेश मफ़हूम यही है कि आसानी है। अगर इसका शान नुज़ूल आज के माहौल के एतबार से आप बयान कर सकें तो बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि लोगों में जो है ना मुफ्ती साहब बड़ा ही एक डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, एंजाइटी फैली हुई है, मायूसी फैली हुई है। मायूसी तो कुफ्र है, मायूसी हम क्यों अपना रहे हैं? और इस मायूसी का आलम यह हो गया मुफ्ती साहब कि लोग खुदकुशी की जाने बढ़ रहे हैं। सॉरी, जरा हमारी लाइट का मसला हो गया था जिससे हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो गुजारिश ये है कि देखें, पहली बात ये है कि हम लोगों ने दीन की बुनियादी जो तरबियत है उससे मुंह फेर लिया है। हमारी तरबियत मादियत पर ज्यादा है और इस्लामी तर्ज़े बूदोबाश पर कम है। इस्लाम तो हमारी शुरू से ये तरबियत करता है कि आपका काम है कोशिश करना, अल्लाह का काम है रिस्क देना। एक है उसका वो रिस्क कि जो रिस्क हयात के लिए लाजिम और जरूरी है, उस रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने अपना खुद किया हुआ है। वो खुद फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। दूसरा वो चीज़ है कि जो इंसान की जिंदगी में राहत, खुशियां और सहूलियात लाती हैं, वो हर इंसान के लिए उसकी तकदीर का हिस्सा है। जिसके मुकद्दर और नसीब में वो मुसलात और आसानियां और आसाइशें और आराइशें हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला उसे देता है और उसके लिए उसकी मेहनत बहाना बनती है। और जिनके लिए नहीं है, वो अगर सारी जिंदगी भी लगे रहे हैं तो वो सिर्फ अपनी वही जिंदगी गुजारेंगे कि जैसा अल्लाह ने उनके लिए लिखा है। ये हमारी इस्लामी तरबियत है। इसको अगर हम सामने रखकर अपने तौर पर कोशिश करें और उसके बाद उतने पर फैलाएं, उतने पाँव फैलाएं जितने हमारी चादर हो, तो आप यकीन करें हम बहुत सारी टेंशनों से बच जाएं। हम लोगों के अपने हालात ऐसे होते हैं कि जिसमें वसअत नहीं है और हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उसके तर्ज़े अमल और तर्ज़े जिंदगी को अपनाएं कि जिसको अल्लाह ताला ने कसरत माल दी है। हालांकि अल्लाह ताला ने हमें वाज़े तौर पर कहा था कि ना आप इब्ज़ार और तब्ज़ीर में पड़ें और ना आप किसी तौर पर भी आप फजूल खर्ची की तरफ आप जाएं और ना ही तंग दस्ती और ना ही हाथ को कंजूसी की तरफ जाएं, बल्कि दरमियाना राह इख्तियार करें। अब इस बुनियादी पॉइंट को देखकर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम आज भी मुसलमान इस बुनियादी नुक्ते के ऊपर चलें तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सूरत हो कि हमारी जिंदगी आसान न गुजरे। मुफ्ती साहब, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन भी आपने बड़ी जामे गुफ्तगू फरमाई है। मैं चाहूँगा कि अगर आज ही की मुनासिबत से कोई ऐसी सूरत, जैसे कि आज के दिन जो है वो वज़ाइफ के तौर पर सूरह कहफ का जो है वो पढ़ने का हुक्म है कि जी आज आप पढ़ें,
तो अच्छा रहेगा, आपके माल के लिए भी जो है वो अच्छा रहता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा वजीफ़ा, ऐसा कोई जिक्र बता दें तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखें, 300 दफा सूरह कौसर की तिलावत अगर असर की नमाज और मगरिब की नमाज के दरमियान की जाए, अव्वल आखिर 80 दफा दुरूद, यानी 40 दफा पहले और 40 दफा बाद में, तो ये कसरत माल और असबाब रिज़्क़ की कुशादगी के लिए ये बेहतरीन और मुजर्रब जो है ना वो वजीफा है। 300 दफा आयतुल कुर्सी और 80 दफा दुरूद शरीफ। सूरह कौसर, तो सूरह मैं भूल गया, सूरह कौसर और दुरूद शरीफ। तो दूसरा ये मैं अपने आपके वसातत से तमाम हजरात से ये कहना चाहूँगा कि पूरा हर तरफ परेशानी का आलम है, लेकिन इन तमाम चीज़ों का हल खुदकुशियों में नहीं है, पुलों से छलांगे लगाने में नहीं है, बच्चों को ज़िबा करने में नहीं है, बल्कि इन तमाम चीज़ों का हल खुलूस नीयत से अल्लाह की जानिब रुजू करने में। आज भी अगर हम मस्जिदों का रुख कर लें, अल्लाह के आगे जबीन न्याज टेकें, वो जितनी देर धोखा फ्रॉड की तदबीरें बनाने के लिए हम लोग करते हैं, अगर उतनी देर हम सजदा रेज़ होकर अल्लाह से मदद मांगें तो अल्लाह ताला, मैं यकीन रखता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे लिए दरवाजे खोल देगा। बेशक बेशक, बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने की है मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी ना। नाजरीन, ये वही बात है, उसी बात का जिक्र किया है मुफ्ती साहब ने भी कि जो यहूदी और इस्लाम दुश्मन है वो उस दिन से घबराते हैं जब फजर की नमाज में इतने मुसलमान होंगे जितने जुमे की नमाज में होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, मस्जिदों का रुख करें, खुदकुशी जो है वो किसी भी चीज़ का हल नहीं है। नाजरीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी दुनिया बोल है में। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में, और कहते हैं किसी को मुस्कुराकर देखना भी सदका है। खिलखिलाती हंसती मुस्कुराहट जो है वो हमारे दांतों का एक बड़ा मेन किरदार होता है उसके अंदर, और इंसान जो है वो मज़ीद अच्छा नज़र आता है। मगर आम तौर पर लोग इस तरफ इतना ध्यान देते नहीं हैं, जिसके बाइस मसूड़ों का दर्द बढ़ जाता है और फिर मरीज़ माहिर सर्जन से रुजू करता है। हमारी कोशिश होती है कि आपके मसाइल का हल हम यहाँ से तलाश करें, क्योंकि ये इसमें से बहुत सारे मसाइल जो हैं हमारी टीम के भी होते, कुछ हमारे भी होते, तो हम चाहते हैं उन सबको मिला करके और आपके मसाइल को मिला करके एक जामिया गुफ्तगू कर ली जाए। इसीलिए आज आपने द मास्टर फ्रेम में देख लिया होगा, हमारे साथ गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। माहिर डेंटल सर्जन मारूफ मुनीर साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बिना वक्त ज़ाये किए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट का राज आपकी अपनी डेंटल सर्जरी है खुद साख्ता तौर पर? नहीं, तो मैं अपना दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। आई मेक श्योर कि मैं सुबह और रात दोनों टाइम ब्रशिंग करूँ। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि हम बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि हम अपने दांतों का बहुत ख्याल रखते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारे डेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं। तो उसका ये है रीज़न कि सुबह में जब हम लोग कोई भी मील लेते हैं और हमने उससे पहले ब्रशिंग कर ली, तो उसके बाद जो आपके दांतों के ऊपर जितने भी आपने खाने के ज़रात हैं वो चिपके रह जाते हैं टिल लंच टाइम। तो दांतों के ऊपर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर रहा है एंड इट गेट्स दैट इनफ टाइम टू ग्रो ऑन इट एंड क्रिएट कैविटीज़। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे और प्रॉब्लम्स उसके साथ साथ होते हैं। ब्लीडिंग गम्स की बहुत सारी कंप्लेन आती है हमारे पास, और हैलिटोसिस जो है बैड ब्रेथ, उसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है फ्रॉम पेशेंट्स। सो अगर हम दांतों का ख्याल अपना रखें, फ्लॉसिंग प्रॉपर्ली करें, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स यूज़ करें और टाइमली अपने डेंटिस्ट के पास चले जाएं विच इज़ एवरी 6 मंथ्स, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि मुंह एक जो है वो एक ज़रिया है बहुत सारी और बीमारियों का भी। तो हम बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि दांतों का इन्फेक्शन जो है वो आपके GIT के इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है और आपके दिल के लिए भी बुरा हो सकता है। जी, इतना सिवियर जा सकता है ये। वैसे मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है, दांतों का दर्द जो है वो हर दर्द से खतरनाक दर्द, क्योंकि ये आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, ना इसे दबाया जा सकता है, ना इस पे कोई दवाई लगाई जा सकती है, ना मेडिसिन जो है वो इस पे इतना असर करती, ये बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा, हम देखते हैं हमारे माशरे में बहुत सारे लोग पान खाते हैं, पान से मिलती जुलती बहुत सारी चीजें खाते हैं। बेचारे जो ये मावा होल्डर हैं, इनको स्टेन जो है ये बड़ा शदीद हो जाता है और इसकी वजह से इनके दांत झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से माउथ कैंसर हो जाता है और ये यकीनन ये जो ज़र्रात रह जाते हैं
दांतों में, यही जो है ट्यूमर का बायस बनते हैं और कैंसर बनते हैं। इनको बताइए कि भाई क्या करना है आपने, क्योंकि ये डेंटिस्ट के पास मर जाएंगे, आएंगे नहीं। बिल्कुल, क्योंकि कहेंगे हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। अब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं। हमारे तो प्रेसिडेंट ही माशाल्लाह से प्रेसिडेंटिस्ट। बिल्कुल, तो हमारे पास कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं है आप कि हम डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते। आपका डेंटिस्ट एक हद तक आपको ट्रीटमेंट करके दे सकता है, लेकिन उसके बाद जो है मेंटेनेंस का काम आपने खुद करना है। और पीपल जो लोग मावा, गुटखा, पान वगैरह छालियाँ खाते हैं, तो उन्हें मैं ये कहूँगी कि इसको छोड़ दें, क्योंकि इसके बाद जो है आपके पास बहुत सारे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। ओरल कैंसर सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, इन्फेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप एवरी 6 मंथ्स जाएं अपने डेंटिस्ट के पास, सो दैट उसको हम टाइमली मैनेज कर लें। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने कहेंगी कि ये छोड़ दें जी, लेकिन वो सुनेंगे नहीं। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है और ज़रूरी बात है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आप घर पे रहते हुए कोई रेमेडी अगर आप यूज़ कर सके, जिससे कम से कम इस चीज़ का जो चांस है वो थोड़ा कम हो पाए, वो अगर आप उन्हें बताएं तो बड़ा इजी रहेगा। क्योंकि ये पान वगैरह खाना तो एक ज़माने से हमारा कल्चर भी हुआ करता था, बड़े मौजूद लोग पान खाया करते थे। जब से गुटके पे आए हैं, इसने मामलात बिगाड़ दिए। बिल्कुल, क्योंकि वो गुटखा जो है वो हम लोग एक अपने मुंह के एक साइड पे जो है लोग उसको पकड़ के बैठे होते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो कांस्टेंट बैक्टीरिया रिलीज़ हो रहा है, कांस्टेंट आपके दांत ख़राब हो रहे हैं। फॉर एनी मील्स आई वुड से कि जब आप कोई भी मील लें उसके बाद जो है आप अगर रिंस आउट कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक जो है अपने आप को प्रिवेंट कर लेते हैं कैविटीज, जी कैविटीज़ से। क्योंकि आपने जब अपने दांतों के ऊपर से रिंस कर लिया, प्रॉपर ब्रशिंग कर ली, तो आपने खाने को जो है वो अपने दांतों के दरमियान और ऊपर से हटा दिया सारी सर्फेसिस से। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइए एक और चीज़ कि आजकल बड़ा क्रेज़ निकला है कि मेरी स्किन का कलर कोई भी हो, मेरे दांत ऐसे होने चाहिए चमचमाते हुए, बिल्कुल शाइनिंग आ रही हो, जैसे इस वक्त आपके दांतों में से आ रही है जो आपने छुपा भी लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आप तो खैर खुद ही जो हैं वो डेंटिस्ट हैं, आपके पास तो इस चीज़ के काफ़ी हल मौजूद हैं, पर ये जो लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, अच्छा येलोइश टोन बन जाती है, वाइट नहीं हो पाती, वो क्या किस वजह से येलो होते हैं और वाइट कैसे हो सकते हैं? बहुत सारे लोग, हम लोग सब जो है कॉफ़ी, चाय वगैरह ये सब की यूज़ होता है, तो इसकी स्टेनिंग इससे पीने से नहीं होती, लेकिन हम अगर इसको बहुत टाइम तक छोड़ दें और उसके बाद रिंस आउट नहीं करते तो उसकी वजह से दांतों के ऊपर स्टेन्स जो हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म आपको नज़र आते हैं। सो वी हैव डिफरेंट वाइटनिंग प्रोसीजर्स उसके ट्रीटमेंट के लिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनका? नहीं, उसकी वाइटनिंग ट्रीटमेंट के लिए एंड स्केलिंग, पॉलिशिंग पहले होएगी और फिर उसके बाद जो है हम वाइटनिंग की तरफ जाते हैं। मुझे बताइए कि एक बचपन से हम एक आम टर्मिनोलॉजी सुनते आ रहे हैं कि जी दांत में कीड़ा लग जाता है, ठीक है जी। तो हमें भी ऐसा लगा जब हमारे दांत में दर्द हुआ कि जी हमारे दांत में भी कीड़ा, हम डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने कहा जी कीड़ा दांत में नहीं है, आपका दांत जो है वो क्रैक हो गया है। तो इसकी वजह क्या होती है? क्या ये बहुत ज्यादा स्केलिंग करवाने की वजह से वीक हो जाते हैं या कोई और रीजन है दांतों के वीक होने की, जो कमजोर हो जाते हैं, मसूड़े वीक हो जाते हैं? मसूड़े जो हैं वो इसकी वजह से वीक नहीं होते। जब हम बहुत टाइम तक जो है वो खाने के ज़र्रात, प्लाक, कैलकुलस वहाँ पे डेपोजिशन होने देते हैं, तो वो क्या होता है कि स्लोली जो है वो गम्स को रिसीड करना शुरू कर देता है। अगर हम प्रॉपर स्केलिंग और प्रॉपर ट्रेंड डॉक्टर्स से स्केलिंग नहीं करवाते, हु हैव प्रॉपर इक्विपमेंट, तो फिर ये होता है कि यस बहुत सारे क्रैक्स आ सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली इसको क्लीनिंग करवाएं तो नहीं होता। दूसरा, पैराफंक्शनल हैबिट्स कुछ लोगों को होती हैं जिसकी वजह से वो नाइट ग्राइंडिंग करते हैं, दांतों को क्लेंच करते हैं, डिफरेंट रीजंस की वजह से, बी इट स्ट्रेस और एनीथिंग, तो उसकी वजह से भी एनामल पे क्रैक्स आ सकते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर आप डेंटिस्ट के पास अपने चले जाएं तो वो आपको टाइमली जो है वो आपको बता देंगे कि उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, इससे पहले कि वो और ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में आप चले जाएं। ज़बरदस्त। अच्छा, अब जिन लोगों के दांत आड़े टेढ़े होते हैं, नहीं होते सिंक्रोनाइज, वो अपने दांतों को खूबसूरत बनाने के लिए ब्रेसेस लगवाते हैं, और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है जी। ये 6 महीने मिनिमम होता है और आगे कितना पड़ता है तो 1 to 2 years 1 to 2 years हो जाता है। इसको करना कितना ज़रूरी है? इसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं है? और जो लोग करवाना चाहते हैं वो इसे बड़े मुतमईन होकर करवा सकते हैं, नहीं? क्योंकि ये एक सिल्वर प्लेट और पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है, आप डिटेल में बताएंगे ज़रूर, उस तरफ भी ज़रा इशारा कीजिए।
तो ऑर्थो ट्रीटमेंट जो है, जो दांतों को सीधा करने वाली ट्रीटमेंट है, वो हम लोग 11 to 14 ईयर्स के अंदर बच्चों को कहते हैं कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और एक कंसल्टेशन लें, क्योंकि वो एज होती है जिसमें हम ऑर्थो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं, जिस तरह मेटल ब्रेसेस होते हैं, सेरेमिक ब्रेसेस होते हैं। वो लोग जिनको एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमें दिखे नहीं ब्रेसेस, तो वो उनके लिए मौजूद हैं। फिर हमारे पास क्लियर अलाइनर्स होते हैं, जिनके दांतों को बहुत ज़्यादा रोटेशंस और मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती, तो हम उनको फिर क्लियर अलाइनर्स की तरफ जो है वो बताते हैं। ओके तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो आपने प्रोसीजर्स बताए हैं, ये सब सेफ हैं, ये सब इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई साइड इफेक्ट और ये एज जो है इसके लिए वो 13 से 14 साल मिनिमम, 11 to 14 ईयर्स, और ये प्रोसेस जो है ये आपका चलता है 6 महीने से 2 साल तक जी, और इसमें डिपेंडिंग ऑन द केस, डिपेंडिंग ऑन द केस। Yes. ठीक है। अच्छा, अब जब आपने एज लिमिट की बात की तो मेरे ज़हन में एक सवाल आया बच्चों के हवाले से कि बच्चों को जो है वो अंगूठा चूसने की बड़ी आदत होती है, थंब सकिंग जिसे हम कहते हैं। इसकी वजह से उनके दांतों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि इसे छुड़ाया कैसे जा सकता है, दूसरा ये बताइएगा कि अगर ऐसे केसेस होते हैं तो उन्हें आप किस तरह से ट्रीट करते हैं? जब बच्चे होते हैं उनके जो दूध के दांत होते हैं उसमें जो कैविटी क्रिएट होती है उसको हम नर्सिंग बॉटल केरीज भी कहते हैं। तो वो मोस्टली जो है वहाँ पे मुझे लगता है कि पेरेंट्स को एजुकेट और अवेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को जो है वो शुगर्ड स्वीटेंड मिल्क जो है हम बहुत अक्सर देखते हैं कि वो दे दिया जाता है। वो पूरा दिन जो है बच्चा वो पी रहा है या कैंडीज़ खा रहा है पूरा दिन। शुगर बुरी चीज़ नहीं है, कैंडीज़ खाना बुरी चीज़ नहीं है अगर वो एक साथ आपने खा ली और आपने उसके बाद प्रॉपर्ली क्लीनिंग कर ली, लेकिन वो पूरा थ्रू आउट द डे जो थोड़ा थोड़ा जो जा रहा है उसमें ज़्यादा जो है वो दांत ख़राब होते हैं। एंड तो पेरेंट्स को मैं ये कहूँगी कि आप कोशिश करें कि रात को ज़रूर ब्रशिंग करवाएं प्रॉपर्ली अपनी सुपरविज़न के अंडर, सो दैट प्रॉपर्ली आप मेक श्योर करें कि क्लीन हो दांत। और इसके सारे जो हैं रिलेटेड इश्यूज सारे जो हैं वो दांतों के ऊपर खाना और स्वीटनिंग चीज़ें छोड़ने से होता है। ठीक है, लेकिन ये जो अंगूठी की वजह से हो जाता है, ये स्ट्रक्चर, इसकी एक डिवाइस जो है वो मैंने सुना था कोई आती है जिससे इसकी आदत छूट जाती है, वो डेंटल सर्जन जो है वो रेकमेंड करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। तो जब कोई भी बच्चा इस तरह की हैबिट्स क्रिएट करता है तो हम लोग उनको हैबिट ब्रेकर्स देते हैं। ठीक है, तो वो जब आप हमारे पास आते हैं तो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं। तो वो जब कोई भी बच्चा हमारे पास आता है उनके अकॉर्डिंग टू द केसेस हम उनको गाइड करते हैं। जी अच्छा, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द केसेस जो है वेरी करता है हर बच्चे के हिसाब से। मुझे एक मसला और हमारी कौम के साथ आ रहा है जो आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर हर बात में उसका जिक्र किया है कि आपने सोने से पहले ब्रश करना है और उठने के बाद ब्रश करना है। हमारी कौम उठने से पहले और सोने के बाद तो कर लेगी, लेकिन ये सोने से पहले मील के बाद। जी बिल्कुल। तो उसमें यह है कि आप जब अगर कहीं बाहर हो तो इसका आसान तरीका ये है कि रिंस आप अगर क्योंकि नहीं कर सकते तो आपने एक गिलास पानी पी लिया, तो ये होगा कि एटलीस्ट जो है वो आपके क्लीन हो जाएगा, तो वो दैट विल हेल्प। यस, लेकिन ये कितना ज़रूरी है कि जी सोने से पहले आपने ब्रश करना है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जी हम तो बैड ब्रीथ की वजह से सुबह उठते ही ब्रश कर लेते हैं। मोस्टली 90% लोगों का ये मानना है कि जी मुंह से कोई स्मेल ना आए या कुछ ना हो तो हम सुबह तो कर लेते हैं, लेकिन सुबह वाली ब्रश से ज़्यादा ज़रूरी आपकी बातों से मुझे लगा है कि सोने से पहले जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी इंपॉर्टेंस का बताएं। उसकी इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि आप के दांतों के ऊपर जो खाना फंसा हुआ है उसको बहुत ज़्यादा आवर्स मिल जाते हैं उसके ऊपर डीमिनरलाइज करने के लिए। जो आपके दांतों के ऊपर टॉप लेयर है एनामल, वो डीमिनरलाइज होती है जब आपका खाना वहाँ पे फंसा हुआ रह जाता है और बैक्टीरिया क्रिएट करता है। तो इसको अगर हम देख लें और रात में अगर हम प्रॉपर्ली फ्लॉसिंग और ब्रशिंग पे तवज्जो दें तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके नाज़रीन, आपके साथ एक और बड़े ही ज़बरदस्त न्यूज़ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान के शुमाली इलाके जात में स्केटिंग का शौक़ फ़रोग़ पा रहा है और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे स्केटिंग पाकिस्तानी कोच से जो कई सालों से मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों को तरबियत दे रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि मोहम्मद बिलाल का ताल्लुक मर्दान से है और स्केट का रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। उन्होंने 850 किलोमीटर तवील
खुंजराब बॉर्डर से इस्लामाबाद तक स्केट पर सफर करके रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस रिकॉर्ड को मुकम्मल करने में उन्हें 4 दिन लगे और मुस्तकबिल में पाकिस्तानी स्केटिंग कोच मोहम्मद बिलाल अखवानज़ादा इंटरनेशनल लेवल पर स्केटिंग का रिकॉर्ड बनाने के लिए पुरअज़म हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद बिलाल से। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद बिलाल। बिलाल, वेलकम टू द शो। ये बताएं, आप खुद स्केटिंग का जुनून रखते हैं और कितने सालों से इस खेल से मुंसलिक हैं? मुझे तो तकरीबन राउंड अबाउट 22 इयर्स होने वाले हैं। अच्छा, आप 20 सालों से इस खेल से मुंसलिक हैं, तो क्या बचपन से इस खेल को खेल रहे हैं? मेरी 26 एज थी और बचपन से मैं ये जो है ना मैंने ये सीखी थी। अच्छा, आप नाजरीन को अपना जो ये सीक्रेट है, ये जो स्टंट है, ये जो आप कर रहे हैं, इस खेल की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ कहाँ पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट किया, ज़रा इस डिटेल में बताएं। जब मैंने ये गेम स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज 6 इयर्स ओल्ड, और वहाँ से मुझे काफ़ी जो है ना घर वालों ने भी मना किया, और क्योंकि इससे ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में आता है। तो फिर जब मैंने अपनी गेम को जारी रखा, और फिर जब हम गांव आ गए मर्दान, वहाँ पर भी मैंने 3 साल किया। फिर वहाँ से हम इस्लामाबाद जब शिफ्ट हो गए, यहाँ पर तकरीबन मैं पिछले 10 साल से अपनी एकेडमी भी रन कर रहा हूँ इस्लामाबाद स्केटिंग F9 पार्क में। और इस पर मैंने बहुत सारे टारगेट्स किए। सबसे पहला जो हमारा टारगेट था वो मैंने इस्लामाबाद से मर्दान किया था। सेकंड फिर मैंने इस्लामाबाद से वहाँ का किया है लाहौर का 300 किलोमीटर का, और जो मेरा सबसे बड़ा और वर्ल्ड मुनफरिद रिकॉर्ड है वो है चाइना बॉर्डर से इस्लामाबाद। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा इरादा है इस पे जो है ना दूसरे कंट्रीज़ का भी सफ़र करने का, तो उस हवाले से भी तैयारियाँ चल रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, स्केटिंग की अगर हम बात करें तो ये सफ़र कैसा था, फंड्स कैसे अरेंज हुए, ये बड़ा मसला है एक पाकिस्तान में। ये जितने भी मैंने रिकॉर्ड्स बनाए रोलर स्केटिंग में पाकिस्तान में, एक तो पहले ये तो किसी ने नहीं बनाए, और ये सारी जितनी भी स्पॉन्सरशिप या जो भी है ये हमने खुद जो है ना अपनी जेब से अदा की, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इन चीज़ों के लिए इतनी सपोर्ट नहीं मिलती। तो मेरा स्केटिंग जुनून भी था, और ये सारी हालिया दिनों में चाइना बॉर्डर से इस्लामाबाद तक का तवील सफ़र तय किया, जिसका भी आपने जिक्र भी किया। इस सफ़र में कितना खर्चा आया और किस किस ने आपको सपोर्ट किया? राउंड अबाउट जो चाइना बॉर्डर से हमने इस्लामाबाद का किया तो उसमें तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए का आया था, और बाकी के टारगेट्स मिला के वो डिफरेंट है, किसी में 1.5 लाख है, किसी में 2 है, इस तरह है। अच्छा, कि स्केटिंग के लिए ज़रूरी जो एहतियाती तदाबीर होती हैं, एहतियात क्या करनी चाहिए? आपने खुद खुंजराब से इस्लामाबाद का तवील सफ़र जो है वो स्केटिंग पर रिकॉर्ड भी बनाया है, तय भी किया है। इस सफ़र में किस तरह के लोगों ने जो है वो आपको, लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया आपको? बड़ा अच्छा एक मुस्बत जो है ना रिस्पॉन्स आया लोगों की तरफ से, और क्योंकि पहले से लोग मुझे सोशल मीडिया पे ज़्यादा जानते थे, लोग फॉलो करते थे, तो वहाँ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। जगह जगह पर लोगों ने जो है ना हमें इन्विटेशन दी कि भाई आपने हमारे साथ रुकना है, लेकिन हमने अपना सफ़र जारी रखा, और बड़ा पॉजिटिव जो है ना रिस्पॉन्स। अच्छा, आप पहले स्केटिंग कोच भी हैं और कौमी सतह पर तो आपने रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है, अब इंटरनेशनल लेवल पर स्केटिंग में रिकॉर्ड बनाने के लिए पुरअज़म भी हैं। इस हवाले से नाजरीन को आगाह करें कि आगे क्या प्लान्स क्या हैं? जी बिल्कुल उसके लिए भी हमारी बात चल रही है। हमारे एक बड़े भाई है एहतिशाम अली राजा, उन्होंने हमें बताया है कि इंशाल्लाह इस सिलसिले में इंटरनेशनली पे जो है ना वो हमें सपोर्ट करेंगे, इस चीज़ में आगे लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इंटरनेशनल मुकाबलों में इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करके बहुत जल्द इंटरनेशनल मुकाबले। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो शुमाली इलाकाजात में इस जानिब लोगों का रुझान बढ़ रहा है। हुकूमत किस तरह से इस खेल को सपोर्ट कर रही है, या कर भी रही है कि नहीं? हुकूमत तो इसको नहीं सपोर्ट करी, और जो मेरे शागिर्दों के शागिर्द थे जिन्होंने मुझसे मुतासिर होकर ये गेम शुरू किया, फिर हमने उनके रहनुमाई किए। तो हमारे पास पाकिस्तान के डिफरेंट जिस तरह GB है, जिस तरह कोट अद्दू है, वज़ीरिस्तान है, दूसरे जो ज़िले हैं या गांव शहर है, वहाँ पर हमारे स्केटिंग मर्दान हैं,
वहाँ पर हमारे स्केटिंग क्लब बने हुए, और हमारे जब भी हर 4 महीने बाद इस्लामाबाद में हम एक चैम्पियनशिप करवाते हैं रोलर स्केटिंग की, तो ये सारे जो है ना सूबों से लोग जो है ना हमारे बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल साहब, आप हमारे और हुकूमत से हमारी भी अपील है कि जी आपके खेल को जो है वो सपोर्ट करें। डॉक्टर साहिबा आप हमारे साथ हैं, हमारे पास 30 सेकंड्स हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जैसे इस तरह के जो खेल होते हैं उमूमन आप मुंह के बल अगर गिर जाते हैं, आपके दांत टूट जाते हैं, उनका हल क्या है ये बताती रहिए ताकि फिर हम आगे वक्त पे तो जब आपके दांत इस तरह चिप होते हैं तो आपको पहली चीज़ ये करनी चाहिए कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। अगर तो आपको रूट कनाल की ज़रूरत हुई, विच इज़ कि हम पल्प को निकाल के उसको ट्रीट करें, तो वो बता देंगे। नहीं तो हम ऊपर से फिलिंग कर देते हैं अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव चिप नहीं हुए हुए दांत। तो आप अगर अपने डेंटिस्ट के पास टाइमली चले जाएंगे तो मज़ीद इन्फेक्शन या किसी और बड़े मसले से आप बच जाएंगे। नाजरीन, डेंटिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ घर में जो टोटके चल रहे हैं उन्हें आप करते रहें। और अगर आपको लगता है कि जी दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा है या कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, ज़रूर अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे रुजू करें। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। दुनिया बोल है मैं, हम इंतजार करेंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है मैं। और अब बात कर लेते हैं कुछ आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में एक बहुत बड़ा थिएटर फेस्टिवल होने जा रहा है, जिसमें शिरकत के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से थिएटर आर्टिस्ट पाकिस्तान आ रहे हैं। ये यकीनन एक मेगा इवेंट होगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह साहब ने बताया है कि इस मेगा फेस्टिवल में सरहदों की कोई कैद नहीं, कई ममालिक से आर्टिस्ट आ रहे हैं और सब अपना फ़न और अपनी तहजीब को बेहतर अंदाज में पेश करेंगे। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में अमेरिका, श्रीलंका, ईरान और दीगर ममालिक से मंदुबीन शिरकत करेंगे। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के तहत पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 2023 का इफ्तिताह 8 सितंबर बरोज़ जुमे को किया जाएगा। इसी सिलसिले में मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर अहमद शाह साहब। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शाह साहब, जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच शाह साहब। सबसे पहले तो आपने वक्त दिया हमें, और ये बताइएगा कि ये जो फेस्टिवल होने जा रहा है इसमें कितने ममालिक जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं? मैं तो सोच रहा था कि आपसे भी कोई अदाकारी कराऊंगा, आप बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन तो देखिए, अमेरिका से, जर्मनी से एक ग्रुप आ रहा है, श्रीलंका से एक डांस ग्रुप और एक थिएटर ग्रुप आ रहा है, इसी तरह टर्की से 2 ग्रुप, ईरान से ईरानी थिएटर ग्रुप भी आ रहा है। तो कुछ 7 मुख्तलिफ ग्रुप आ रहे हैं। उसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद और ज्यादातर कराची के प्लेज हैं, और कोई 34 प्ले हैं और 45 शोज हैं, जिसमें वर्कशॉप्स हमने रखी हैं जो फॉरेन आर्टिस्ट हैं या हमारे मुल्क के बड़े आर्टिस्ट हैं, सलमान शाहिद हो गए, इस तरह के लोग, और उनको सिखाने के लिए स्टूडेंट्स को फिर हमने टॉक्स रखी हैं कि थिएटर को पाकिस्तान में किस तरह आगे लेके जा सकते हैं। फिर दुनिया भर का थिएटर और हमारा थिएटर कैसे इनको आपस में, बेसिकली ये जो मेरा मुसलसल एफर्ट है, और मैं अभी अमेरिका में भी कॉन्फ्रेंसेस करके आया, यहाँ पर मैंने पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल कश्मीर में भी जाके किया। साहब आपका कैमरा थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा, मैं कथा कलामी की माफी, थोड़ा कैमरे को जो है वो सेट कर लीजिएगा। जी फरमाइएगा। ठीक है, तो मेरा मसला ये कि पाकिस्तान को सारी दुनिया में जो इसकी बेहतर इमेज है वो किसी तरह से कायम की जाए, और हम कल्चरल डिप्लोमेसी कर रहे हैं बुनियादी तौर पे कि दुनिया में सबसे मजबूत चीज जो डिप्लोमेसी की है, एक दूसरे से ताल्लुकात की, वो कल्चर है। तो कल्चर में हम लोगों ने बदकिस्मती से कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, इसलिए हमारा काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और हम मुसलसल ये कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट यहाँ आए, और जिस तरह से हमारे लोग उन्हें प्यार करते हैं, जिस तरह का ट्रीटमेंट होता है, जिस तरह के आपके चैनल्स पे उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, तो वो वापस जाके कोई भी अमेरिकन या जर्मन या जो भी होता है, वो फिर हमारे मुल्क का एम्बेसडर बन जाता है।
तो यही इसका पर्पस भी है। दुरुस्त फरमाया। और थिएटर एक ऐसा मीडियम है जिसकी शुरुआत ही अपने एहसासात और जज्बात को बताने से हुई थी, क्योंकि थिएटर जब ग्रीक थिएटर शुरू हुआ था तो वो ट्रेजेडी पर ही मबनी था और अपनी ट्रेजेडी बताया करता था। फिर उसके बाद उसमें एंटरटेनमेंट का अंसर भी आया और फन भी शामिल हुआ। ये बेसिकली आपने दुरुस्त फरमाया कि ये कल्चरल एक्टिविटी होती है और दीगर ममालिक के कल्चर्स को जो है वो मिलाता है। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा शाह साहब कि ये किस तरह से हमारे जो नौजवान आर्टिस्ट हैं जो कि आर्ट्स काउंसिल से भी तालीम हासिल कर रहे हैं, नापा में भी पढ़ रहे हैं, दीगर इदारों में पढ़ रहे हैं, उन्हें इससे कितना फ़ायदा होगा और हमारी इंडस्ट्री के लिए ये कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? देखें, जो स्टूडेंट्स हैं थिएटर के, जहाँ भी वो पढ़ रहे हैं या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मीडिया पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये एक ऐसी वर्कशॉप्स हैं कि इनको पाकिस्तान के बाहर जाके ये एक्सपीरियंस मिल सकता था। तो यहाँ वो प्रैक्टिकल प्लेस भी देखेंगे और वो ओपन वर्कशॉप्स हैं, हम ओपन रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और कोई भी उससे मुस्तफीद हो सकता है। हमारा मकसद ही जो है वो यंगस्टर्स में थिएटर को प्रमोट करना है। हमने तमाम यूनिवर्सिटीज़ में काउंटर्स लगाए हुए हैं, वहाँ से रजिस्ट्रेशंस कर रहे हैं और वहाँ पर थिएटर की सोसाइटीज़ कायम कर रहे हैं ताकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही उनकी ट्रेनिंग हो थिएटर की, म्यूज़िक की और बाकी फाइन आर्ट की, और फिर वहाँ से एक सॉफ्ट और बेहतर पाकिस्तान का इमेज यहाँ पर भी हो और सारी दुनिया में भी जाए। उसके लिए हम तो 20 साल से कोशिश कर रहे हैं, आपको पता ही है, और हम ये नहीं कह सकते कि हम नाकाम हैं। बड़ी हद तक हम कामयाब थिएटर को रिवाइव किया है बिल्कुल जब से आपने ये बागडोर संभाली है, सदारत आपके पास आई है। इसमें कोई शक नहीं है कि आर्ट्स काउंसिल की जानिब जो है लोगों ने दोबारा आना शुरू कर दिया है, खा वो किसी भी वजह से टिकट जितने का भी हो, लेकिन लोग आए हैं और लोगों ने बड़े खूबसूरत फनपारे जो हैं वो देखे हैं। यकीनन इसका सहरा आपके सर जाता है क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को मौका दिया कि वो आएँ, थिएटर में इन्वेस्ट भी करें, थिएटर में प्लेस बनाएं भी। बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं, बड़े सीनियर लोग शामिल हैं, स्पेशली अनवर मकसूद साहब, उनके 4 से 5 प्लेस जो हैं वो आपके आने के बाद आए हैं। यकीनन आपने उन्हें कन्विंस किया होगा आने के लिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप ये काम कर रहे हैं और बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार भी हैं क्योंकि ये बहुत ही एक निगलेक्ट किया हुआ, एक समझ लीजिए इग्नोर किया हुआ जो है एक मीडियम हो गया था जिसे दोबारा जिंदा किया गया है। और ये जो इवेंट आप करवा रहे हैं इससे इसमें एक और मर्तबा रूह फूंकी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम खान, और मैं इसके रेड कारपेट पे आपको बुलाऊंगा और मैं चाहूंगा कि इसकी ओपनिंग पे वहां से आप शो करें और वहां से सारी दुनिया को बताएं। और इससे पहले भी बोल रहे जितने थिएटर या उर्दू कॉन्फ्रेंस जो भी हुआ बहुत शानदार तरीके से उसकी कवरेज की है, जिसके लिए हम आपके चैनल के बहुत शुक्रगुजार हैं कि यह हमारा जो पैगाम है, जो एक मोहब्बत का पैगाम है और पाकिस्तान के फ़ायदे का प्रोग्राम है, आपके चैनल के जरिए सारे पाकिस्तान और सारी दुनिया तक पहुंचता है। दुरुस्त सर, बिल्कुल ये हमारा फ़र्ज़ है कि अगर आप एक कोशिश कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जैसे कि आपने बताया जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बन के वहाँ जाएंगे। अच्छा, ये एक सिलसिला काफ़ी अर्से पहले जो है वो रफ़ी पीर थिएटर्स के हवाले से भी चलता था कि वो भी डिफरेंट कंट्रीज से लोगों को बुलाते थे, लेकिन काफ़ी अरसे से वो सिलसिला रुक गया था। अब ये जो आपने शुरू किया है कि तमाम दीगर कंट्रीज से बुलाया है लोगों को थिएटर के लिए, क्या आप ये बता सकते हैं कि किस मीडियम के थिएटर्स होंगे, इनका जॉनरा क्या होगा, या फिर ये मिक्स एंड मैच है, कल्चरल एक्टिविटी है जिसमें ट्रेजेडी भी होगी, इमोशनल भी होगा और अपनी सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करेंगे? आपने खुद ही जवाब दे दिया। वैसे तो ये ओपन फेस्टिवल है, ये ओपन फेस्टिवल है, हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि इंसान के अंदर जिस तरह के मूड्स होते हैं ना, कभी वो खुश होता है, कभी वो रोता है, कभी वो गाता है, कभी वो प्रोटेस्ट करता है महंगाई के खिलाफ, कभी टैबूज पे बात करता है, कभी खवातीन के हुकूक की बात होती है, कभी जो बच्चों के साथ ज्यादती होती है उसकी बात होती है। तो तमाम मौजूआत इसके थिएटर के मुख्तलिफ ड्रामों में मौजूद हैं, चाहे वो खवातीन के हवाले से हों, बच्चों के थिएटर भी हैं, स्पेशली इसमें बच्चों के हवाले से हों, खामोश थिएटर हों, फिजिकल हों, इम्प्रोवाइजेशन हो, लेकिन प्रॉपर ड्रामा और थिएटर है। तो तमाम यॉनरा, मॉडर्न यॉनरा भी जितने दुनिया में इस वक्त थिएटर में यूज हो रहे हैं, ओपन एंड थिएटर, वो भी हमारे पास मौजूद है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा शाह साहब, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आवाम की तवज्जो एक और थिएटर की जानिब जो है वो हमें दिलवानी है, जो कि
थिएटर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैंने भी थिएटर किया हुआ है और जो लोग थिएटर से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि थिएटर था ही नहीं। लेकिन आज तक जो हुआ सो हुआ। आने वाली नस्लों को अब तमीज़ और तहजीब और अपनी असल सकाफत मुंतकिल करनी होगी। अपने बच्चों को गंदगी से दूर रखना होगा, चाहे वो गंदगी ज़ाहिरी तौर पर हो या वो खूबसूरती और पुरकशिश नज़र आने वाली हो। मगर हमें अपनी नस्ल की अच्छी परवरिश करनी है तो अपनी सोसाइटी से वो सारे नामुनासिब काम ख़त्म करने होंगे जो माशरे में बिगाड़, फहाशी और क्राइम का बायस बनते हैं। पंजाब में नौजवान नस्ल बहुत बुरी तरह तबाह की गई है। डांस और थिएटर डांस के नाम पर कई सालों तक जो कुछ हुआ शायद बयान करने की ज़रूरत नहीं है, मगर अब निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की कोशिश और निगरां वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त ने इन तमाम एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगा दी है और फहाशी फैलाने वाले इन किरदारों को भी बैन कर दिया है। इसी सिलसिले में मोइन ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि ये क्या डिटेल्स है उनके पास और ये देर आए दुरुस्त आए वाला मामला नज़र आ रहा है फिलहाल। जी मोइन साहब बताइएगा। जी बिल्कुल फ़हीम, जो पंजाब हुकूमत है उसकी जानिब से काफी ज्यादा सख्त इक़दाम लाहौर के जो कमर्शियल थिएटर्स हैं और ओवरऑल पंजाब के कमर्शियल थिएटर्स हैं उनके खिलाफ किया गया कि यहाँ पर कोई भी वल्गैरिटी या फहश डांस की जो सरगर्मियां होती रही हैं वो नहीं होंगी अब से। इस हवाले से लाहौर डिवीजन के जो थिएटर्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है और काफी दिन हो गए इनको सील किए हुए, और अब हुकूमत पंजाब ये इक़दाम कर रही है कि जो ड्रामा एक्ट है 1876 का उसमें तरमीम की जाए और उस तरमीम के बाद जो थिएटर मालिकान हैं उनको बुलाया जाएगा और उनसे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी कि अगर अब के बाद उनकी जानिब से कोई फहश डांस या फनकार की जानिब से कोई वल्गर जुमलों का तबादला हुआ स्टेज से या ऐसा प्ले पेश किया गया जो माशरे की जो रवायात हैं उसकी अक्कासी नहीं करता, तो ऐसे फनकारों के खिलाफ और थिएटर के खिलाफ जो है वो सख्त इक़दाम किए जाएंगे। अभी पंजाब की हुकूमत की तरफ से, महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से पंजाब में जिन स्टेज डांसर ने फहश डांस किया उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तकरीबन 28 से ज्यादा जो स्टेज डांसर्स हैं उनको 3 माह के लिए उन पर पाबंदी आयद की है और हुकूमत पंजाब इस वक्त सख्त इक़दाम ले रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो पंजाब हुकूमत की इस इक़दाम के खिलाफ लोग बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत को चाहिए था कि उन फनकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती जो फहश जुमलों का तबादला करते हैं, जो वल्गैरिटी फैलाते हैं, ना कि मुकम्मल तौर पर स्टेज इंडस्ट्री को, कमर्शियल थिएटर्स को बंद कर दिया जाता। अब जो आर्टिस्ट इस वक्त प्योर स्टेज पेश करते हैं, थिएटर पेश करते हैं, उनके घरों में इस वक्त फाके या मंजर हम देख कर आए हैं कुछ दिन पहले भी, और फनकार यही कह रहे हैं कि जो आर्टिस्ट स्टेज से वल्गैरिटी फैलाता है वो असल में फनकार होता ही नहीं। फनकार का काम लोगों को एंटरटेन करना होता है और हम लोग इस वक्त एंटरटेन कर रहे हैं। अब जराए ने ये दावा किया है। मोइन साहब आपने दुरुस्त फरमाया और आर्ट्स काउंसिल के सदर जो हैं शाह साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर उनसे भी राय ली जाए। शाह साहब, एक दौर हुआ करता था कि जब पूरी फैमिली के साथ थिएटर प्ले देखने जाते थे, मोइन साहब का थिएटर होता था, उमर साहब का थिएटर होता था, वो सब देखने के लिए पूरी फैमिली जाती थी, ख़वातीन बच्चे सब जाते थे, बड़ा फ्रीली देखा करते थे, बड़ा फैमिली इन्वायरमेंट हुआ करता था। फिर ये दौर भी आया जो लाहौर में जिसे अब बैन कर दिया गया है और इसे थिएटर का नाम दे दिया गया। इस पर मुझे बताइएगा, ये थिएटर तो किसी सूरत भी नहीं रहा। फ़हीम साहब, चूंकि इसका मुझे बहुत ज़्यादा पता है और इसके मुसलसल एहतजाज करता रहा हूँ, और मैं क्या करता रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, जो सुहेल अहमद अजीजी हैं जी जी, वो 9 साल से अलमरा में दाखिल नहीं हुए, बिल्कुल सिर्फ इसी वल्गैरिटी की वजह से। वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया इस फहाशी के खिलाफ, और एक लाहौर के आर्टिस्टों ने एहतजाज किया। इस थिएटर का तो मरकज ही लाहौर था, इम्तियाज अली ताज से लेके रफी पीर तक, वो एक जमाना जो था। फिर सरवत अतीक, समीना अहमद, फिर रफी पीर, मतलब लाहौर ही तो मरकज था थिएटर का। और वहाँ पे अलमरा भी, वहाँ पे ओपन एयर भी, शिमला पहाड़ी भी, और वो फिरोजपुर रोड का थिएटर ओपन भी। बट ये जो कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है, ये बकवास बात है। ये ड्रामा खत्म हो गया लाहौर में से, और उसकी जगह ये रात को 11 बजे ये जो बुकिंग करके वहाँ पे मुजरे करते हैं और इंतहाई फाशी और उरियानी। और मैं अलमरा के बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर हूँ इस वक्त भी, और यही जो मिनिस्टर हैं
आमिर मीर, चूंकि हामिद मीर साहब हमारे दोस्त हैं तो ये हमारे छोटे भाई हैं, इन्होंने बड़ा एफर्ट किया कि वो बेहतर लोग आए। और मुझे भी, मैंने भी लाहौर में जाके फेस्टिवल्स किए, लेकिन मैं आपको बताऊं आर्टिस्टों से ज्यादा चंद प्रोड्यूसर हैं। आर्टिस्ट को तो आप बुक करते हो 10 लाख रुपए दे के, 20 लाख रुपए दे के, उसको बोलोगे कि ये फाशी और नंगा जा करके काम करो तो करेगी, कपड़े पहन के करो तो करेगी। तो उनको स्टेज पे ये जो काम कराते हैं ना, वो आर्टिस्ट नहीं है, ये जो उसका प्रोड्यूसर है वो जिम्मेदार है, जो रिश्वतें शाह साहब आप इन्हें ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं कर देते, जबकि आप मेंबर भी हैं वहां के और माशाल्लाह से आपके पास औहदा भी है, आप इन प्रोड्यूसर्स को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं कर देते? मैं तो चूंकि अभी इस नए बोर्ड में आया हूँ, ये उसके बाद ही ये सारे एक्शन हुए, मैं अकेला जिम्मेदार नहीं, सबको इसका क्रेडिट जाता है। अभी तो अभी मैं बदकिस्मती से आपको कहूंगा तो इन्हें अदालत से डर लगता है। आर्टिस्टों ने, अच्छे आर्टिस्ट जितने भी थे ना, सबने केस किया इस वल्गैरिटी के खिलाफ। हाई कोर्ट ने, जनाब हाई कोर्ट ने उसको वो कर दिया कि हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी इनको कि यार इनका, अभी जैसे आपके रिपोर्टर कह रहे थे कि इनका रोजगार बंद हो गया, जो जेन्युइन आर्टिस्ट है उनका रोजगार क्यों बंद हो गया? वो कपड़े पहन के स्टेज पे क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते? वो घटिया जुमलों की उन्हें क्यों जरूरत है? वो प्रॉपर आपके टीवी पे हजारों ड्रामे चल रहे हैं ना, उसमें आप क्या कोई ऐसी गंदी बात कर सकते हैं? कोई नहीं। इसके बावजूद करोड़ों लोग उसको देखते हैं ना। और देखें शाह साहब, जो हमारा कल्चर गया है, जो बैरून मुल्क जाता है, स्पेशली अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया हमारे सारे थिएटर जो है और सारे प्लेस जो हैं वो उसी इंडिया ने वही कॉपी किया है। अच्छा, मोइन कुछ कह रहे थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं। जी मोइन बताइए। सिर्फ एक बात सुन लें। हाँ। जी 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 शाह साहब कंप्लीट कर लें मोइन, फिर मैं आता हूँ आपकी तरफ। अफजाल चिट्टा के नाम से जो मशहूर थे, बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक थिएटर बनाया लाहौर में और एक ड्रामा 5-5 साल चलता था। सोहेल अहमद अजीजी और इन लोगों के अताउल्लाह कासमी के लिखे हुए प्ले, सोहेल साहब के अपने लिखे हुए प्ले, खालिद अब्बास डार, कैसे कैसे लोग थे। 2-2 साल बगैर वल्गैरिटी के अलम्बरा के थिएटर में 2-2 साल एक ड्रामा चलता था, एक ड्रामा। सारे रिकॉर्ड लाहौर ने कायम किए। बदकिस्मती से कि लाहौर जो कल्चर का मरकज, सकाफत का मरकज, अदब का मरकज, हर चीज का मरकज, उसको इंतहाई बदनाम कर दिया इन लोगों ने। मतलब जो दादा की नगरी है, जो शाह हुसैन और वारिस शाह की तहजीब है, जहाँ पे नैयर अली दादा से लेके और कामरान लाशारी तक उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फकीर इजाजुद्दीन उसके कल्चर को के बारे में लेक्चर दे रहे हैं। इतना अजीमो शान पेंटर्स, इतने अजीमो शान म्यूजिक के लोग, भाई एक चंद घटिया हरकतों की वजह से आप उस शहर को, और फिर शाह साहब एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर ही देती है, इसमें कोई और फहीम मेरी बात सुनो। जी जी। फिर इस किस्म की बातें की जाती है कि पंजाबियों का तो कल्चर यही है, ये गलत है। पंजाबियों से बड़ा ये गलत है, ये गलत है, 100% गलत है। जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है गलत है। अच्छा शाह साहब, मोइन जुबैर भी जो है वो वहाँ मौजूद है, उनके पास केस के बारे में और कुछ डिटेल भी है, उनसे भी जरा जान लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जी मोइन। अच्छा फहीम साहब, मैं शाह साहब ने जो पॉइंट रेज किया उसी पर जो पंजाब हुकूमत है वो काम कर रही है। जैसे कि शाह साहब ने बताया कि ये फनकार है ही जो स्टेज पर आकर वल्गैरिटी फैलाते हैं, ओरिजिनली प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है। और प्रोड्यूसर इन आर्टिस्टों को, इन लड़कियों को आर्टिस्ट बनाता है और आर्टिस्ट बनाकर स्टेज पर वल्गैरिटी प्रमोट करके रात को अच्छे पैसे कमा कर जाता है। तो पंजाब हुकूमत ने उन फनकारों के साथ जो स्टेज को ओरिजिनली स्टेज बनाकर पेश करना चाह रहे हैं, जो थिएटर को ओरिजिनल पंजाब का थिएटर बनाकर पेश करना चाह रहे हैं, उनके साथ मिलकर अब इक़दाम कर रही है। इक़दाम ये करने जा रही है कि जो ड्रामा एक्ट होगा 1876 का, उसमें तरमीम की जाएगी। और तरमीम करने के बाद मुझे कल मेरी बड़ी अहम शख्सियत से बात हुई जो इस अमेंडमेंट कमेटी का मेंबर है, वो उसकी तरफ से यही कहा गया कि हम जब इसमें तरमीम कर लेंगे तो आपको पंजाब का जो थिएटर है उसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ नजर आएगी। पंजाब में जो थिएटर में वल्गैरिटी आई थी वो सन 2001 के बाद से आई थी। तो अब जो ड्रामा एक्ट में तरमीम हो जाएगी तो महकमा दाखिला के
जितने इख्तियारात स्टेज के हवाले से हैं वो कल्चर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर होंगे, जिसके बाद कल्चर डिपार्टमेंट ऑन द स्पॉट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकेगी, ना कि महकमा दाखिला को सिफारिश करेगी कि वो आकर एक काम करे और इन स्टेज फनकारों को बैन करे। तो अभी कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा और हम देखेंगे कि पंजाब का जो थिएटर होगा वो यकसन मुख्तलिफ हो जाएगा। जबरदस्त जी। तो शाह साहब, ये जिस कल्चर की आपने बात की वो वापस आने वाला है। जी फरमाइए। फ़हीम, एक तो ये जुबैर को मेरा सलाम कहो, इसने मेरे फेस्टिवल कवर किए, बहुत ही एक्टिव रिपोर्टर है। और आप पूछे कि 10-10, 15-15 हजार लोग हमारे पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल लाहौर में होते थे, ये सारा आपके चैनल ने दिखाया। कोई रत्ती बराबर वल्गैरिटी हुई है? कुछ नहीं। तो लोगों को वल्गैरिटी नहीं चाहिए। ये असल में एक बहुत ही, और ये जैसे ये कह रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आर्टिस्ट है उसको एक वार्निंग दे दें आप, लेकिन उनमें से जितने भी आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, प्रोड्यूसर पे लगनी चाहिए। भाई एक नॉर्म्स तय कर लेना। मैं आपको बताऊं, सिंध में मैं तो किसी भी सेंसर को नहीं मानता हूँ। मेरे पास शुरू में आते थे कि आप सेंसर कराएं, मैं कहता था कि क्या सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है हमारे बोर्ड से ज्यादा उसको अखलाकियात का पता है। एग्जैक्टली। मेरे पास मुनव्वर सईद साहब हैं, साजिद हसन हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो मेरे बोर्ड में, हसीना मोइन और फातिमा सुरिया बजिया बैठी हुई हैं। तो मैंने कभी सेंसर नहीं कराया। ये अलमरा को अपना, और अलमरा के बोर्ड में कौन कौन है आपको पता है? सलीमा हाशमी, नैयर अली दादा, सुहेल वड़ाइज, और मतलब ऐसे ऐसे अब्बास साबिक साहब हैं हमारे, मतलब सारे बड़े लोग अलमरा के बोर्ड में। अगर सेंसर करना है तो वो खुद करे ना, मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है। यही बताया मोइन जुबैर ने, ये बताया कि अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा कि उन्हें फहाल कर दिया जाए। जो कमेटी है वो खुद ही ये डिसाइड कर लेगी और सेंसर करेगी। जी जी जी। तो ये बड़ी अच्छी एक बात होने वाली है। और बहुत अच्छी शाह साहब आपने जिस तरफ निशानदेही की ना, वो बड़ा वैलिड पॉइंट था कि लोगों में तासुर ये गया, आम आवाम में, जिसे नहीं पता था कि कल्चर क्या है लाहौर का, कि क्या उसकी सकाफत है, क्या अदब है। लोगों में तासुर ये फैल गया कि जी यहाँ का तो रीति रिवाज यही चलता आ रहा है जो ये दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा कतन नहीं है। और आपने इस पॉइंट को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो डिफाइन भी किया। मोइन, मुझे ये बताइएगा कि अगले हफ्ते जो ये अमेंडमेंट होने वाला है जिसका आपने जिक्र किया, ये चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं ये खुद कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं मोहसिन नकवी साहब? देखिए, 3 मेंबर्स इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। पंजाब में कुछ अर्से से क्लिप्स वायरल हो रहे थे मुख्तलिफ स्टेज फनकारों के, स्टेज डांसर्स के। उसके बाद जो आमिर मीर साहब हैं निकाम वज़ीर सकाफत, उनकी तरफ से हम जब उनसे मिला करते थे, वो कहा करते थे कि हमें प्रपोजल दें कि हम इस वल्गैरिटी को पंजाब से किस तरह खत्म कर सकते हैं। तो हम उनको मुख्तलिफ मीटिंग से बताया करते थे। फाइनली उन्होंने चीफ मिनिस्टर से अप्रूवल ली। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर खुद इस मामले को देख रहे हैं और उनकी तरफ से सख्त हिदायत की गई है आमिर मीर को भी। और आमिर मीर साहब ने आगे अपने जो अफसरान है उनको भी, कि अब पंजाब में जब तक ये वल्गैरिटी का खात्मा नहीं हो जाता, हम कानून साजी मुकम्मल नहीं कर लेते, उस वक्त तक इन थिएटर्स को काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैंने कल एक बड़े अहम उनसे मैंने पूछा कि वल्गैरिटी क्या सिर्फ लाहौर डिवीजन के थिएटर्स में हो रही है? पंजाब के और भी थिएटर्स हैं ओवरऑल पंजाब में 100 के करीब, बिल्कुल 100 के करीब थिएटर्स हैं पंजाब में। तो सिर्फ लाहौर डिवीजन को ही क्यों टारगेट किया गया? तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि बिल्कुल उन इलाकों में भी वल्गैरिटी हो रही है, लेकिन लाहौर को टारगेट करने का मकसद ये था कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा सके। बिल्कुल, एक बड़ा नाम है अलहमरा में, बड़ा नाम है अलहमरा बोर्ड का भी और थिएटर का भी ज़रूरी था। अच्छा, बहुत शुक्रिया मोइन, आप हमारे साथ थे। शाह साहब, क्विकली रिमार्क्स आपसे चाहूँगा कि ये जो फेस्टिवल होने जा रहा है इस वक्त, जिस पर हम बात कर रहे थे अभी, इसमें आवाम के लिए पहले तो मुझे ये बताइएगा कि उनकी फ्री एंट्री है, जनरल पब्लिक देखने के लिए आ सकती है? देखिए, हमने पहले हमेशा फ्री किया, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि पासेस लेके चले जाते हैं, आते नहीं हैं, नॉन सीरियस लोग आते हैं। तो हमने तो ज्यादा कोशिश ये की कि एक छोटा सा टिकट लगाएं। हमारे तो यहाँ अनवर मकसूद के ड्रामे का टिकट 3000 होता है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन हमने इसका सिर्फ 500 रुपए की टिकट लगाई है, सिर्फ इसलिए कि लोग सीरियस। ठीक है शाह साहब, 500 रुपए की टिकट आवाम तक। ये बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह जब ये फेस्टिवल होगा तो हम उसे भी कवर करने के लिए आएंगे। नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी आपसे मंडे को। टिल देन, अल्लाह हाफिज।